हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज एक और नया सेशन में लेकर आया हूं आपके सामने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर वो मेरे सेशन को पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक उन्होंने पिछले सेशन सारे नहीं देखे हैं, तो मेक श्योर कि आप स्टडी IQ के चैनल पर जाकर मेरे नाम से प्लेलिस्ट वहां पर ढूंढें। विशाल चौहान के नाम से आपको एक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जो पिछले सारे सेशंस हैं उसको देखिए सबसे पहले। मेक श्योर यू वॉच दैट। उन सारे सेशंस को आप देखें, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज ऑल अ स्टोरी। मैं एक पूरे पैटर्न से पढ़ा रहा हूं और आप उस पूरे पैटर्न को समझे, बहुत जरूरी है आपके लिए। सो अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो पिछले सेशंस आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी IQ लेकर आया है एक लर्निंग एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उस एप्लीकेशन में आपको जो है वो UPSC से रिलेटेड एक प्रोग्राम, एक स्मार्ट कोर्स मिलेगा, जिसमें 1300 से प्लस वीडियोज हैं। डेली के करंट अफेयर अपडेट होते हैं, डेली की डाउट सॉल्विंग होती है, उसमें डेली की आंसर राइटिंग होती है। पूरा का पूरा पैकेज आपका अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज उनमें से कुछ भ्रांतियों को दूर करने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये फाउंडेशनल सेशंस हैं। ये सारे सेशंस मेरे क्या हैं, अभी मैं आपकी फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जो है हम हायर लेवल तक लेके जाएंगे, UPSC मेंस के लेवल तक लेके जाएंगे। अभी आप मान सकते हैं कि ये प्री के लिए सफिशिएंट है, राइट। प्री को आप नजर में रख के तैयार कर सकते हैं इन सारे टॉपिक से। बट उसके अलावा स्टेट की सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी राज्य के लिए, तो ये सेशंस आपके लिए बिल्कुल काम के हैं। अदर देन दैट, अगर आप किसी भी टीचिंग या उसके अलावा जो भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हिस्ट्री वाला पार्ट कवर हो जाएगा इन सेशन से। क्यों? क्योंकि यहां पर ना ही केवल फैक्ट्स हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट्स भी हम तैयार करते हुए चल रहे हैं। तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाए, वी विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, अगर हम इस पूरी सीरीज को थॉरली फॉलो करते हैं तो। सो हैविंग सेड दैट, लेट अस कंटिन्यू फॉर टुडेज सेशन। नाउ मैंने कहा स्वदेशी मूवमेंट हम समझेंगे, तो स्वदेशी का मतलब, शाब्दिक अर्थ आप जानते ही हैं कि जो देश में ही बना हो, यानी कि स्वयं खुद के देश में जो है वो बना हो जो चीज, दैट इज स्वदेशी, राइट। सो स्वदेशी मूवमेंट का बेसिक मतलब क्या है कि जो विदेशी है उसका बॉयकॉट करो। सो हेंस स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी अकेला नहीं है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट है। दैट मीन स्वदेशी यूज करना है और विदेशी का बॉयकॉट करना है। ये घटनाएं घटी, लेकिन हमें समझना है कि ऐसे क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज बने कि ये घटनाएं घटी, राइट। मैंने आपको बोला ना, पॉलिटिकल सिनेरियोज को समझना है, उन टर्म्स को समझना है जिससे हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट भी डेवलप हो। उन टर्म्स को समझना है, हमें इतिहास के सेंस में हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को भी तैयार करना है, ताकि जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन का प्री हो, चाहे वो एक दिवसीय एग्जामिनेशन हो, जो करंट अफेयर्स बनते हैं उनको भी आपको समझने में, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर या नेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर, उसका भी ऐतिहासिक जड़ें क्या है, हमें इतिहास में से ही ढूंढनी है वो सारी चीजें। तो याद होगा आप लोगों को हमारे पढ़ने का क्या तरीका है कि जो करंट के जो टॉपिक्स हैं या उसके अलावा अन्य जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, हम सभी सब्जेक्ट्स की जड़ किसमें ढूंढ रहे हैं? इतिहास में। हम इतिहास को इसी तरह पढ़ेंगे कि हमारे इतिहास के पढ़ लेने से ही बाकी सब्जेक्ट्स का बेस तैयार हो जाए, राइट। सो दिस इज आवर अप्रोच, और हम इसी अप्रोच को लेकर जो है वो हर एक टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, केवल इसी अप्रोच को। और मैंने जैसे कि कहा कि मैं आपके अंदर एक बेसिक समझ क्रिएट कर रहा हूं। दीज आर जस्ट फाउंडेशनल कोर्सेस, और उसके बाद मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल पर आपको लेकर जाऊंगा। खैर, शुरू करते हैं स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं पॉइंट की पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो क्या था? एक्चुअली इट वाज अ रिएक्शन ऑफ
हुम, किसका रिएक्शन था? भारत में उस समय जो पॉलिटिकल शक्तियां एक्टिव थी उनका रिएक्शन था किसके प्रति? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक पॉलिसी के प्रति। पॉलिसी क्या थी कि वो क्या करने जा रहे थे? वो पार्टीशन करने जा रहे थे। किसका? बंगाल प्रोविंस का। समझे आप? बंगाल प्रोविंस का पार्टीशन होने जा रहा था। उसके खिलाफ भारतीयों ने क्या चलाया? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट। सो बंगाल का पार्टीशन क्यों करने जा रहे थे ये हम समझेंगे। तो यहां तक अभी तक हम ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं हमारे हमारे सेशंस में। पिछले सेशंस अगर आपने देखे हैं तो हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि अंग्रेजी सरकार भारत में अपने पांव जो है वो लंबे समय तक जमाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रही थी, जो भी स्टेप उठा रही थी, वो भारत में इंपीरियलिस्टिक जो गवर्नमेंट है वो लंबे समय तक टिके रहे। इन द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है वो भारत से निकल सके, यही उनकी कोशिश रहती थी। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारतीयों की भलाई के लिए नहीं था, भारतीयों को एक्सप्लॉइट करने के लिए था। ठीक है, वो स्पेशली भारतीयों को टारगेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जहां भी उनकी कॉलोनी थी इसी तरह की पॉलिसीज थी उनकी। चाहे वो शायद साउथ अफ्रीका की हो, वहां की नेटिव ट्राइब्स को वो क्या कर रहे हैं? मोजाम्बिक के लोगों को क्या कर रहे हैं? वो मोजाम्बिक के लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को उन्होंने क्या किया? वहां वहां के रिसोर्सेज को निचोड़ा ना उन्होंने। सो इट वाज नॉट ओनली कंस्ट्रेंट टू इंडियंस। साउथ ईस्ट एशिया में भी उन्होंने ऐसे किया, नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने ऐसे किया, साउथ अमेरिका जहां जहां पर अंग्रेजों की कॉलोनीज हैं उन्होंने यही किया वहां के नेटिव लोगों के साथ। राइट। सो उनका मेन मुद्दा क्या था कि अपनी कॉलोनीज लंबे समय तक टिके और ब्रिटेन को लगातार फायदा पहुंचता रहे। लेकिन अपनी कॉलोनी में, यानी कि जो भारतीयों पर वो शासन कर रहे थे, भारतीयों को वो हर चीज का यही कारण बताते थे कि हम आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, ये हम आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो बनाने के लायक नहीं है। पिछले कुछ सेशंस अगर आपने ध्यान से स्टडी किए हो तो मैंने उसमें समझाया है कि किस तरह अंग्रेजों की यही आर्ग्यूमेंट रहती थी कि भारतीय जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लायक नहीं है। कांग्रेस के गठन के बाद 1885 से लेकर 1919 तक, जब तक, या 1917 जब तक मॉन्टेगू ने ये ऑफिशियली जो है वो अनाउंस नहीं किया कि हम एक रीजनेबल गवर्नमेंट, एक एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तब तक कांग्रेस की कुछ ना कुछ हद तक यही डिमांड रही कि जल्दी से जल्दी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया जाए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़े या काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़े, जो इन काउंसिल पॉलिटिक्स है उसमें अंदर जो है वो भारतीय अपना रोल निभाए। फिर धीरे धीरे जो है वो मुद्दा स्वराज की तरफ स्विच हुआ, स्वराज से पूर्ण स्वराज की तरफ स्विच हुआ। राइट। सो इन सारे स्विचेस, इन चेंजेस को, राइट, प्रोपेगेंडा जो एजेंडा है उनके चेंजेस में हमें उनके चेंजेस को हमें समझना है कि कब वो चेंज हुए, क्यों चेंज हुए, किस विचारधारा के नेता थे, इन सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना हमें। सो मैंने आपको बताया ना, मॉडरेट फेज से एक्सट्रीमिस्ट फेज की तरफ चेंज आज हम समझने जा रहे हैं। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस है वो अलग डिटेल्ड सेशंस है। मैंने आपको बोला ना कि पहले हम फाउंडेशंस क्रिएट करेंगे, पहले हम माइलस्टोन टू माइलस्टोन जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे। राइट। ऐसे टॉपिक्स जो कि कॉमन नॉलेज के हैं, आपको समझ, मतलब जिनका नाम आप जानते हैं, लाइक स्वदेशी मूवमेंट आप जानते हैं कब हुआ, क्या हुआ, आज मैं उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको पूरा का पूरा। राइट। ऐसे लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हमने अभी तक करे, ये सारे क्या है? कॉमन टॉपिक्स हैं, आपको पता है। लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक फाउंडेशनल जो है वो फाउंडेशन रखने की कोशिश करी है कॉन्सेप्ट्स की। इसके बाद हम माइक्रो एनालिसिस पे धीरे धीरे उतरेंगे हर एक टॉपिक के। ठीक है, तो संयम बनाए रखें, जुड़े रहें। राइट। और कोशिश करें कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं और जो मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, उनको जरूर जोड़ें, क्योंकि इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहता हूं मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे, और मैं चाहता हूं कि जो समझ है इतिहास पढ़ने की, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों में जनरेट हो। राइट। पब्लिक सर्विस यू कैन कॉल इट। राइट। नेक्स्ट चीज, अब देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कैसे किया गया। पहला पॉइंट देखिएगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल हैड बीन मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903। सो दिसंबर 1903 अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ नथेनियल कर्जन। राइट। वाइसरॉय कौन थे? कर्जन थे उस समय। और कर्जन ने ये अनाउंसमेंट करी कि दिसंबर 1903
2003 में अनाउंसमेंट करी कि हम करने जा रहे हैं पार्टीशन, राइट। अभी ये नहीं बताया उन्होंने कि कब करेंगे, बट हम करेंगे पार्टीशन। उन्होंने जस्ट क्या दे दिया, एक लोगों को मतलब जो भारत में जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उनके अंदर जो है वो थोड़ी सी उन्होंने एक गहमा गहमी पैदा कर दी। किस बात के लिए? क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1857 के रिवोल्ट के बाद ही अंग्रेज भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम एकता को लेकर बहुत सचेत थे। वो जानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम जुड़ गए आपस में और इस तरह का एक और मिलिट्री कूप अगर हो गया तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मध्यम वर्ग डेवलप होता जा रहा था और जो पहले मिलिट्री कूप या पहले जो 1857 का रिवॉल्ट केवल उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र तक कंस्ट्रेंट रह गया था, वो अब पूरे भारत में फैल जाएगा अगर अब की बार हुआ तो। सो अंग्रेज भली भांति परिचित थे इस थ्रेट से, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी मौका ही नहीं दिया कभी भी हिंदू और मुस्लिम एकता पनपने का। करजन के समय हमें मुस्लिम लीग की स्थापना होती हुई दिखेगी, ठीक है। उसके बाद मिंटो भी उसी तरह जो है वो सपोर्ट करेगा मुस्लिम लीग को। वो एक डिफरेंस क्रिएट करने की हिंदू और मुस्लिम में कोशिश की गई। तो वही एक कोशिश अंग्रेजों द्वारा ये भी थी कि बंगाल को सेपरेट कर देंगे हम, बंगाल को जो है वो हम पार्टीशन कर देंगे बंगाल में। और किस बेसिस पे कर रहे हैं? भाषा और रिलीजन के बेसिस पे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द आइडिया वाज टू हैव 2 प्रोविंसेस, 2 प्रोविंसेस बनाने। पहला है बंगाल कंप्राइजिंग वेस्टर्न बंगाल एज वेल एज द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा एंड ईस्टर्न बंगाल एंड असम। जो प्रेजेंट डे जो पश्चिम बंगाल का राज्य है भारत देश का, उसके अलावा बिहार और उड़ीसा जो राज्य हैं, अगर आप बिहार में झारखंड भी जोड़ दें और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को जोड़ दें अगर आप आपस में, प्लस वेस्ट बंगाल प्लस प्रेजेंट डे बांग्लादेश, प्रेजेंट डे असम और उसके आसपास के जो 2-3 और राज्य हैं त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों को अगर आप जोड़ दें तो जो एक बड़ा क्लस्टर मिलेगा पॉलिटिकल एंटिटी, उसको आप कह सकते हैं कि दिस वाज द बंगाल प्रोविंस अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस इतने बड़े बंगाल प्रोविंस की समस्या मैं आपको बताऊं कि इस इतने बड़े बंगाल प्रोविंस की जो जनसंख्या थी वो लगभग 7 करोड़ 80 लाख के आसपास थी, और जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का उस समय की पॉपुलेशन का 1/3 था, राइट। सो दैट मीन्स एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो यहां पर इकट्ठा है। ये जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है बंगाल के क्षेत्र में, राइट, समझ गया किस किस राज्य में? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, असम और उसके आसपास के 2-3 राज्य और, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है, राइट। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है, यहां पर माइग्रेशन कैसे होता है, इधर क्या क्या इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड थी, अभी क्या है, भारत के बांग्लादेश और भारत के चाइना, भूटान और उसके अलावा नेपाल इसी एरिया से लगते हुए हैं ना ये सारे, और उसके अलावा म्यांमार से रिलेशंस क्या है, कोस्टल रीजन जो है वो उसका उपयोग भारत कैसे करता है, अन्य देश कैसे करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से जुड़े हो, चाहे वो सोशियोलॉजी से जुड़े हो, चाहे वो GS1 की सोसाइटी वाले पार्ट से जुड़े हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हो, इनकी जड़ें आपको इतिहास में मिलेंगी, इन सारे टॉपिक्स की जड़ें। इसीलिए मैंने आपको कहा है, अगर आपको यूपीएससी के लिए एक बहुत इन डेप्थ तैयारी करनी है, अगर आपको सही में इफ यू फील लाइक दैट, अगर आप बनना ही चाहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको ये बारीकियां समझनी पड़ेंगी। बट नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन आप अगर आगे करियर में एक्सेल करना चाहते हैं, देखिए यूपीएससी एग्जामिनेशन निकाल के वहां पर पहुंच जाना ही बस उतना ही नहीं है आपका एम। आपका एम है आपको करियर कैसे नेविगेट करना है, आपको कैसे जो है वो हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचना है, राइट। अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आपका गोल है कि मान लीजिए मेरे को जो है वो एक अच्छे मंत्रालय में सेक्रेटरी बनना है सेंट्रल लेवल पर, तो उसके लिए आपको जो है वो बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए भारत के और भारत के आसपास जितने भी राज्य, देश, भारत के आसपास जितने भी देश हैं उन सब के क्या क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, या इन जनरल आपको पूरी ह्यूमैनिटीज के इन सारे कॉन्सेप्ट पर थॉरो जो है वो पकड़ होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो क्यों है उसका मैं हल्का सा ग्लिम्स देता हूं।
अदरवाइज मैं जब सोसाइटी के टॉपिक्स उठाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या है ये माजरा, माइग्रेशन का मामला क्या है, म्यांमार से माइग्रेशन क्यों है, बांग्लादेश से माइग्रेशन क्यों है, उसके अलावा ये माइग्रेशन को लेकर सब झगड़ा क्यों चलता है। एक बहुत बेसिक सी बात बताऊं मैं आपको, भारत की बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन हुई हैं बहुत समय बाद। आप क्या इस बात को मानते हैं? आप मानते होंगे राइट कि 1947 में या उसके कुछ समय पहले तक अंग्रेजी शासन में ही कह लीजिए, भारत की क्या क्या बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन हुई राइट, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। बांग्लादेश की बाउंड्रीज 71 में डिफाइन हुई, ठीक है। सो उससे पहले अगर आप एक बिल्कुल बेसिक चीज से सोचें, मानुष तो यहां पर कई हजारों सालों से रह रहा है जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी राइट। और माइग्रेशन जो है वो सोशल और कल्चरल कारणों से किया जा सकता है या इकोनॉमिकल कारणों से किया जा सकता है। मान लीजिए सुंदरबन के क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो वहां के लोग नेचुरली माइग्रेट करके अपर एरिया में आते हैं राइट। अगर अपर एरिया में कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वहां के लोग माइग्रेट करके और ऊपर आएंगे। दैट मीन्स प्रेजेंट डे अगर बाउंड्री से देखें, बाउंड्री का हिसाब लगा के देखें, तो जब सुंदरबन में बाढ़ आएगी तो बांग्लादेश के लोग कई हजारों सालों से नेचुरली माइग्रेट करते हुए भारत में माइग्रेट करते होंगे राइट। दैट इज नेचुरल, दैट माइग्रेशन कम्स नेचुरल टू देम। सारी बात छोड़िए, आप अपने जहां आप रहते हैं वहां देखिए, क्या ऐसी कोई कम्युनिटीज हैं जो बंजारा कम्युनिटीज हैं, जो गडरिए हैं, जो क्या वो माइग्रेट करते हैं? क्या वो उनका माइग्रेशन क्या किसी पॉलिटिकल बाउंड्री से इन्फ्लुएंस्ड है? नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत समय से कर रहे हैं राइट। दैट इज नेचुरल टू देम। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन जाना और फिर माइग्रेशन होना, फिर सरकारों का उस चीज को एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह यूज करना, ये सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, एसए के लिए भी बनते हैं, एथिक्स के लिए भी बनते हैं, उसके अलावा सोसाइटी सोशियोलॉजी के पेपर में तो बनते ही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं इतिहास से ही हम सभी की जड़ें निकाल कर लाएंगे। तो जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में जो सोशल और कल्चरल पार्ट पढ़ाऊंगा सुल्तनत काल का, और उससे मेडिवल से पहले भी जब मैं सेन के बारे में या उससे पहले जितने भी बंगाल की शक्तियां रही हैं उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब समझाऊंगा मैं आपको, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर माइग्रेट करके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का क्लस्टर क्यों है इकट्ठा, या डेंसिटी ज़्यादा क्यों है राइट। तो खैर बंगाल में पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरी चीज ये, बंगाल में अंग्रेजों ने सबसे पहले पॉलिटिकल अधिकरण किया अपने, मतलब अंग्रेजों ने जब पॉलिटिकल अधिकरण करना शुरू किया तो बंगाल को उन्होंने सेंटर बनाया, ये कह सकते हैं राइट। और यहां से जो है उन्होंने बाकी सब पॉलिटिकल जो है वो एक्सपेंशंस को मैंडेट किया, ठीक है। तो बंगाल किसके लिए? भारतीयों के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है और अंग्रेजों के लिए भी। अब बंगाल में सल्तनत काल से ही अफगानी पॉपुलेशन भी बहुत रह रही है। बंगाल में राजपूत पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन और हिंदू कम्युनिटीज की जो है वो सारा जितना भी स्ट्राटा है हिंदू सोसाइटी का वो भी रहता है यहाँ, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी का जितना स्ट्राटा है वो भी रहता है, उसके अलावा बौद्ध लोग भी रहते हैं। तो अगर मेजरली देखा जाए तो दो पॉपुलेशन है यहाँ पर, हिंदू और मुस्लिम। तो उनके हिसाब से, उनके रिलीजन के हिसाब से दो एरिया जो है वो बांटने की कोशिश की गई। तो जो वेस्टर्न बंगाल बनाया गया वो वेस्टर्न बंगाल प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल प्लस बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और जो ईस्टर्न बंगाल था वो बांग्लादेश प्लस असम, ठीक है। जो ईस्टर्न बंगाल था मुस्लिम डोमिनेटेड, वेस्टर्न बंगाल हिंदू डोमिनेटेड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, बंगाल रिटेन्ड कैलकाटा एज इट्स कैपिटल। बंगाल की कैपिटल क्या बनी? कैलकाटा। और यानी कि जो वेस्टर्न बंगाल है, जो वेस्टर्न पार्टीशन था उसकी कैपिटल रही कैलकाटा, और जो ईस्टर्न पार्टीशन है उसकी कैपिटल रही ढाका। द ऑफिशियल रीजन, अंग्रेजों ने क्या रीजन दिया ध्यान दीजिएगा, द ऑफिशियल रीजन गिवन फॉर द डिसीजन वाज द बंगाल was that Bengal with a population of 78 million, right, that is about quarter of population of British India, had become too big to be administered, right। लगभग 7 करोड़ 80 लाख लोग रह रहे हैं वहां पे, लगभग 8 करोड़ लोग रह रहे हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल है उनका प्रशासन। इसीलिए बांट दो, दो छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांट दो ताकि प्रशासन आसान हो जाए। ये दलील दी किसने? अंग्रेजों ने, राइट। लेकिन ये काम करने के लिए उन्होंने क्या जो है वो तरीका अपनाया, देखिएगा। दिस
it sought to achieve by putting the Bengalis under two administrations by dividing them, पहला पॉइंट है, on the basis of language, language के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया, thus reducing the Bengalis to a minority in Bengal itself, right? As in the new proposal, Bengal proper was to have 17 million Bengalis and 37 million Hindi and Udiya speakers. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय बिहार के साथ झारखंड भी जुड़ा था, राइट? सो वेस्ट बंगाल में बंगाली भाषा के लोग बोल रहे हैं, राइट? पूरे बंगाल में से जो वेस्ट बंगाल है वहां पर बंगाली भाषा बोल रहे हैं लोग, राइट? बिहार में बोल रहे हैं भोजपुरी, और उसके अलावा जो बिहारी डायलेक्ट्स हैं, अन्य बिहारी डायलेक्ट्स और उड़िया डायलेक्ट्स जो है वो बोले जा रहे हैं कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है? तो यहां पर क्या है, जो वेस्टर्न बंगाल जो बटा उसमें जो है वो डोमिनेशन बंगाली लैंग्वेज की कम है एज कंपेयर टू ईस्टर्न बंगाल, जिसमें आसाम और बांग्लादेश पूरा का पूरा जो है वो बंगाली भाषा बोलता है। तो ये तो भाषा के हिसाब से बांटा गया। और दूसरा रिलीजन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एज द वेस्टर्न हाफ was to be Hindu majority area, 42 million out of total 54 million, and the eastern part was Muslim majority area, 18 million out of total 31 million. ईस्टर्न पार्ट के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों में से 1 करोड़ 80 लाख तो कौन है, मुस्लिम से, और वेस्टर्न पार्ट में 54 यानी कि 5.4 करोड़ यानी 5 करोड़ 40 लाख, लगभग 5.5 करोड़ लाख, लगभग 5.5 करोड़ पॉपुलेशन में से मेजॉरिटी जो है वो किसकी है, हिंदुओं की। तो ये रिलीजन के हिसाब से बांट दिया। तो आप समझ रहे हैं, बोला उन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो गया है, लेकिन बांटा उन्होंने रिलीजन के हिसाब से, राइट? ताकि क्या हो, क्या सिंपल सी बात है, हिंदू और मुस्लिम में वहां पर क्लैश हो, ठीक है? हिंदू मुस्लिम एकता ना बन सके। अब ये अलार्म, अब अंग्रेज अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है, एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है, राइट? कि अगर कोई घटना घटती है, कोई चीज अगर आप खुद से करते हैं, राइट, कोई चीज अगर आप सोचते हैं, आपका खुद का जेन्युइन आइडिया, और अगर आपने अप्लाई किया, दैट इज योर एक्शन, है ना? लेकिन लॉर्ड कर्जन ने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता बन रही है, राइट? लॉर्ड कर्जन ने देखा कि 1897 में जब हमने जब जेल भेजा, राइट? लॉर्ड कर्जन तो तब आए नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने जेल भेजा। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था ना, तिलक जी को जेल भेजा गया था, लोकमान्य का टाइटल मिला था उनको। वापस जब आए तो एक नेशनल सेलिब्रिटी थे वो, पूरे भारत की जो है वो जनमत उनके साथ था। धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट फेज की तरफ बढ़ती जा रही थी, और ये जो नया रेडिकलिज्म आया था, ये जो नया एक्सट्रीमिज्म आ रहा था, इससे मास पॉपुलेशन ना जुड़ जाए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और उनके साथी जो थे, लाइक औरोबिंदो घोष, उसके अलावा बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये जो सब नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट नेता जो हैं, इनका मानना क्या था कि हमें मास पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ना है। मास पॉपुलेशन यानी कि हमें पीजेंट्री को अवेयर करना है, हमें स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ना है, हमने महिलाओं को घर से बाहर निकालना है, राइट? सड़कों पर लेके आना है, प्रोटेस्ट करवाना है, हमें आम जनता से, हमें लेबर्स की बात करनी है, हमें जो 95% पॉपुलेशन है उसको मुख्य धारा में लेकर आना है। मॉडरेट्स के अगेंस्ट, मॉडरेट्स क्या कह रहे थे कि हमें व्यापारियों के साथ, हमें एलीट लोगों के साथ, हमें जो अपर मिडिल क्लास है और जो एलीट क्लास है, इसके पास ही, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, केवल इसके पास ही जो है वो रेवोल्यूशन रहना चाहिए, नॉट रेवोल्यूशन, लेकिन इसके पास ही जो है वो नेशनल मूवमेंट, इन तक ही कंस्ट्रेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीजेंट्री पे ले जाएंगे तो बिखर जाएगा। बहुत मुश्किल से जो हमने इकट्ठा किया है कांग्रेस को, वो बहुत आसानी से बिखर जाएगा, क्योंकि पीजेंट्री जो है वो समझ नहीं पाएगी इन आइडियाज को, और पीजेंट्री को दबाना जो है वो अंग्रेजी सरकार के लिए आसान होगा। सो आप देख पा रहे हैं क्लियर डिस्टिंक्शंस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, राइट? मॉडरेट्स जो है वो उन नेताओं को एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने कहा, और बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, इन सब नेताओं को मॉडरेट नेताओं ने कहा एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है? लाइक फिरोज शाह मेहता, गोखले साहब हो गए, इन्होंने कहा इनको ये एक्सट्रीमिस्ट है। और इस साइड से यानी एक दूसरे को दिए हुए नाम है, इतिहास में ये नाम पक गए और हम जो है वो इन्हीं नामों से पढ़ रहे हैं, ठीक है? खैर, नाम कुछ भी हो, दैट इज द फैक्ट, राइट? लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है, दोनों की धारणाएं क्या थी, इन दोनों कांग्रेस के इन दो हिस्सों की धारणाएं क्या थी, और फिर उन धारणाओं में कैसे
क्लैश आया। एक कैसे चाहता था कि हमें जो है वो मिडिल क्लास और अपर क्लास के तक ही रोक के रखना है ताकि पीजेंट्री तक ना जा सके और वो बिखर ना जाए, राइट। और दूसरा जो रेडिकल वर्ग था वो ये रिस्क लेने को तैयार था। इनफैक्ट दे वर वेरी श्योर कि जनता को जोड़ोगे तभी जो है वो कुछ भविष्य है, राइट। जैसे कि मैंने बोला ना, तिलक जी का एक बेसिक आइडिया था कि अगर कांग्रेस अंग्रेजों को अगर कुछ करने को बोल रही है भारतीयों के हित में, तो अंग्रेज समझेंगे केवल कांग्रेस बोल रही है। लेकिन जब भारत कांग्रेस के साथ जनता का सपोर्ट होगा तब बात कुछ और हो जाएगी। तब अंग्रेजों को लगेगा कि पूरा भारत बोल रहा है। तो फिर इंग्लैंड में बैठे जो है वो जितनी भी पार्टीज हैं उनकी जनता का उन पर प्रेशर बनेगा, राइट। यही तो मॉडरेट सोच रहे थे ना। मॉडरेट्स का क्या था, ऐसा नहीं है कि उनकी पॉलिसीज जो है वो गलत थी, बट इट वाज आउटडेटेड, राइट। एक्सट्रीमिज्म वाज द पॉलिसी फॉर द मूवमेंट, बट वो भी कंट्रोल्ड एक्सट्रीमिज्म होना चाहिए था। उसको टेररिज्म में बदलने से रोकना था, राइट। और वो रोकने में नाकामयाब रहे। दोनों की खामियां देखेंगे हम, ठीक है, कि किस तरह जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं और जो मॉडरेट नेता हैं दोनों को ही एक बहुत स्मार्ट तरीके से प्ले किया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को लड़वाया किससे, मॉडरेट से, और मॉडरेट्स को अपने साथ जोड़ा, और एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को फिर तुरंत जो है वो सप्रेस कर दिया। और जो रेडिकलिज्म फैल गया था सोसाइटी में उसने वायलेंट रूप ले लिया और उस वायलेंस को तुरंत कुचल दिया उन्होंने। तो ये एक पूरा साइकिल चला और ये सब अंग्रेजों की सोच थी। कर्जन एक बहुत इंटेलिजेंट वॉइसरॉय था। मैं आपको कर्जन पे एक अलग से सेशन दूंगा, राइट। बहुत इंटेलिजेंट तो है ही, तभी उनको वॉइसरॉय बनाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीयों के लिए कुछ अच्छा काम किया, राइट। ईविल और इंटेलिजेंस अगर आपके पास है तो उसको आप ईविल के लिए यूज कर रहे हो, गुड के लिए यूज कर रहे हो, वो अलग बात है, राइट। बट इंटेलिजेंस होना भी अपने आप में एक जो है वो बहुत खास बात होती है। तो हम कर्जन की इंटेलिजेंस भी समझेंगे और उसके द्वारा लिए गए गलत और सही सारे फैसलों का एनालिसिस करेंगे आने वाले सेशंस में। लेकिन पहले बेसिक टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे हम, राइट। सो स्वदेशी मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या बांट दिया, बंगाल को। नेक्स्ट चीज देखेंगे हम कि एंटी पार्टीशन कैंपेन जो है वो मॉडरेट्स के अंडर कैसे चला 1903 से 1905। अभी तक पार्टीशन हुआ नहीं है, अभी तक पार्टीशन किए जाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। अभी तक केवल बताया है कि किया जाएगा पार्टीशन, और गहमा गहमी फैल गई, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, द मेथड्स अडॉप्टेड बाय मॉडरेट्स वर। अब मॉडरेट्स द्वारा अडॉप्टेड जो मेथड्स हैं वो देखिए क्या क्या हैं। वो है पिटिशंस टू द गवर्नमेंट, पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरेंडा एंड प्रोपेगेंडा थ्रू पैम्फलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स सच एज हित आबादी, संजीवनी एंड बंगाली। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली जो है वो पत्रिका अखबार थी। खैर, मॉडरेट्स के मेथड देखिए क्या क्या है पर, पिटीशन, पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरेंडा, प्रोपेगेंडा। एज द नेम सजेस्ट ये मॉडरेट है। अंग्रेजी ढीठ क्या हिलने वाले थे आपकी पिटीशन से? अब मॉडरेट्स की सोच क्या थी, मैं जस्ट आपको ग्लिम्स देता हूं, अदरवाइज एक लेक्चर पूरा होगा उस पर, राइट। कांग्रेस की स्थापना और 1892 कांग्रेस की स्थापना से लेकर जो पूरा का पूरा मॉडरेट्स वाला फेज है, इन्हीं सब टॉपिक्स को हम फिर से जो है वो उस मतलब मॉडरेट्स वाले फेज में जो है वो स्वदेशी वाला पॉइंट आएगा ही, ऑब्वियसली सूरत स्प्लिट तक हम पढ़ेंगे, राइट। लेकिन हम वो पढ़ेंगे केवल मॉडरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम स्वदेशी पढ़ रहे हैं। फिर हम जब मैं आपको बाल गंगाधर तिलक पढ़ाऊंगा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें हम सारा जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। सो इन सेशंस को आप ये मान सकते हैं कि ये कोई एक मतलब सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। इन सेशंस को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आंसर राइटिंग में मदद करने वाले हैं आपको ये। अगर आप यूपीएससी या किसी और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन या अन्य किसी मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिटन ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर आपकी मदद करने जा रहे हैं सेशन से। तो अगर आपको लगता है ये यूजफुल है, और जो कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपके लिए यूजफुल रहे, तो पिछले सेशंस आप जरूर देखिए, पूरे देखिए पिछले सेशंस। 5-10 मिनट देखेंगे, आप सोचेंगे कि बहुत लंबा है अब सेशन, ये कैसे देखा जाएगा। तो उस तरह का अगर आपका सिटिंग, अगर आप उतना ही सिटिंग दे सकते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप फिर भूल जाइए एडमिनिस्ट्रेटर बनना,
राइट। एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब अगर आप सोचेंगे कि केवल 8 से 5 की जॉब है और आराम से बैठेंगे, नहीं। एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब 24 घंटे चलती है। 24 घंटे सातों दिन आपको एक जिले के प्रशासन में जुड़े रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी होगी आप पे, बहुत हाई प्रेशर जॉब है। फिर अब धीरे धीरे आपका जब सीनियरिटी बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। ये मत सोचिए कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है तो बहुत इजी जॉब होती है, नहीं। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, अगर आप सही में सर्विस लोक सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बिजी जॉब होने वाली है वो। तो अगर आप केवल अभी 8 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते तो आप फिर आप बाद में 16-16 घंटे काम कैसे करेंगे, राइट। सो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, अगर आपका माइंडसेट है एडमिनिस्ट्रेटर बनने का, तो आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। सो इनके पिटीशन, पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरेंडा, प्रोपेगेंडा, इसके माध्यम से क्या कर रहे थे, ये अंग्रेजों को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे थे कि मान जाओ हमारी बात, ठीक है। मॉडरेट्स का क्या मानना था कि जो अंग्रेज भारत में है ना वो बुरे हैं और जो अंग्रेज इंग्लैंड में है वो अच्छे हैं। तो जो इंग्लैंड में अंग्रेज है ना उनको हमें बताना है कि जो भारत का अंग्रेज है वो भारतीयों के साथ बुरा कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन सिंपल सी बात ये है कि भारत में जो हो रही जितनी भी कुरीतियां हैं वो अंग्रेजी पार्लियामेंट में उठाते थे। वो लाइक दादा भाई नौरोजी की जो है वो काफी अच्छी पकड़ थी लेबर पार्टी में। इनफैक्ट दादा भाई नौरोजी जो है वो खुद हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा भी बने थे, ठीक है। तो उनकी वहां पर काफी अच्छी पॉइंट थी। तो मॉडरेट्स का मानना यह था कि हम भारत में हो रही सारी घटनाओं को इंग्लैंड तक पहुंचाएंगे और इंग्लैंड में बैठी सरकार जो है वो भारतीयों के लिए कुछ भला करेगी। इसलिए वो पिटीशन जो है वो दे रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, वायसरॉय को, उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जा रही है बातें, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वो। ब्रिटिश क्राउन ने ही तो बिठाया हुआ है यहां पर वायसरॉय को, राइट। ब्रिटिश क्राउन ने ही तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अपॉइंट किया है। सो जैसा ब्रिटिश क्राउन या उनकी कैबिनेट चाहती है, जैसा वो सामंत लोग या जैसे वो कैपिटलिस्ट लोग चाहते हैं, वैसा ही भारत में होगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी मॉडरेट्स की, कांग्रेसी मॉडरेट्स की। और जब वो टूटी तो पूरे भारत को इस बात का पता चल गया कि बहुत समय तक ये लोग जो है वो एक बहुत गलत पॉलिसी का जो है वो फॉलो करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआत में पॉलिसी इफेक्टिव नहीं थी। शुरुआत में वो पॉलिसी बहुत इफेक्टिव थी क्योंकि मॉडरेट रहना बहुत जरूरी था। अगर आप शुरू से ही एक्सट्रीमिस्ट फेज में आ जाते, समझ रहे हैं आप, अगर आप कांग्रेस शुरू से ही एक्सट्रीमिस्ट फेज में आ जाती तो जो व्यापक बड़ा रूप जो है वो कांग्रेस ने धारण किया है वो नहीं हो पाता। इसीलिए शुरुआत में कांग्रेस नतमस्तक रही अंग्रेजों के, ताकि धीरे धीरे जो है वो अपना नेटवर्क बिल्ड कर सके। जब नेटवर्क बड़ा हो गया, भारत के कोने कोनों तक पहुंचने लगा, उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सट्रीमिज्म जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है उसमें इवॉल्व कर गए। बाल गंगाधर तिलक ये चीज समझते थे, गोखले साहब ये बात समझते थे, बट स्टिल उनसे कुछ गलतियां हुई। आज मैं उन गलतियों के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इन द पीरियड 1903 से 1905 द लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय मेन लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा एंड पृथ्वी चंद्र रे या राय, राइट। ये कौन है? ये मॉडरेट नेता हैं, जिनमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सर्ट सफिशिएंट प्रेशर। ये मैं आपको बता रहा हूं मॉडरेट्स की क्या पॉलिसी थी, ठीक है। देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सर्ट सफिशिएंट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट थ्रू एन एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया एंड इंग्लैंड टू प्रिवेंट द अनजस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्रॉम बीइंग इंप्लीमेंटेड। तो जो अनजस्ट पार्टीशन हो रहा है बंगाल का, उस मुद्दे को लेकर भारत में भी वायसरॉय के सामने और इंग्लिश पार्लियामेंट के आगे भी जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनका एक जो है वो एक यूनानिमस जनमत जो है वो लेकर पेश करना था कि देखिए, अगर आप भले ही आप पीजेंट्री को कुछ ना मानते हो, ठीक है, लेकिन जो एजुकेटेड इंडियंस है वो तो ऐसा बोल रहे हैं, और एजुकेटेड आपके ही तर्ज पे, आप ही लोगों ने एजुकेट किया हमें। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वाला सेशन पूरा का पूरा पढ़िएगा, पीछे हो गया है वो। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेशन को पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या कहना चाहता हूं मैं इस बात से, राइट। सो अंग्रेजों ने भारतीयों को तैयार किया और अब भारतीय उसी पॉइंट को जो है वो अंग्रेजों के सामने पेश करने लगे कि आप ही के द्वारा एजुकेटेड हैं हम, और हमें लगता है कि ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने पिटीशन साइन करवाई, 60-70 हजार लोगों से साइन जो है वो दोनों साइड से करवाए गए,
ठीक है, और ले जाए गए उनको वायसरॉय के पास, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक, लेकिन टस से मस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मॉडरेट जो सोच रहे थे कि वो हमारी बात सुनेंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वो लोग सुनने के लिए थोड़ी आए थे यहाँ पे, वो तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन लोगों का तो अपना अलग बिजनेस है, उनका तो घर वहां पर है और ये उनके लिए एक एंटरप्राइज है। ठीक है, समझ रहे हैं? उनका वो घर है और ये उनकी दुकान है, राइट? तो दुकान में अगर थोड़ा बहुत गंदगी हो भी जाए, वो उनके लिए चलेगा, ठीक है, लेकिन घर वो एकदम साफ सुथरा रखते हैं। समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि वो भारत को साफ सुथरा, थोड़ी उनकी जिम्मेदारी थोड़ी थी कि भारत साफ सुथरा रहे। भारत तो उनके लिए कॉलोनी है, वहां से तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या निकालना है? मुनाफा। यहां पर दिखता है हमें रेशियल इंडिफरेंस, कि किस तरह अंग्रेज जो है वो अपने आप को गोरी चमड़ी का और सुपीरियर समझते थे, इसीलिए वो अपने आप को भारतीयों से अलग समझते थे। और इस चीज को दोनों तरफ से फ्लिप किया जा सकता है कि किस तरह तुर्कियों को जब भारतीय संस्कृति ने अपने अंदर मिला लिया, अंग्रेज जो है वो भारतीय संस्कृति में नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, राइट? तुर्की भी शुरुआत में भारतीय संस्कृति में नहीं जुड़े, लेकिन धीरे धीरे जो है वो मुगल्स भारतीयों के साथ शादी करी उन्होंने और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ते गए। वो आज तक भी ये मुद्दा है कि हिंदू और मुस्लिम शादियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल्चर्स के मिलने से जो है वो हार्मनी पैदा होती है। लेकिन फिर भी भारत की हिंदू सोसाइटी ने मुस्लिम सोसाइटी को एक्सेप्ट किया, उनके कल्चर्स को एक्सेप्ट किया, वो प्रैक्टिसेस भारत पर लागू हुई और वो भारत में कर रहे थे वो प्रैक्टिसेस। लेकिन अंग्रेज जो है वो आउटसाइडर थे और अंग्रेज आउटसाइडर ही रहे, और इन्होंने इस पॉइंट को अपनी सुपीरियरिटी बनाकर निकाला कि हम श्वेत हैं, तुम अश्वेत हो, और हम जो है वो तुमसे दूर रहेंगे, हम केवल यहाँ पर जो है वो तुम पे शासन कर रहे हैं, तुम्हारे सारे रिसोर्सेज को हम इकट्ठा करेंगे और तुम्हारी भलाई के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, राइट? समझ रहे हैं आप? अगर दो कम्युनिटीज एक हो जाती हैं तभी जो रूलिंग, अगर मान लीजिए दो अलग अलग कम्युनिटीज हैं और जो रूलिंग कम्युनिटी है वो एक अलग जो है वो रेशियल बैकग्राउंड की है और जो रूल्ड कम्युनिटी है वो एक अलग रेशियल बैकग्राउंड की है, लाइक अंग्रेज श्वेत थे, भारतीय अश्वेत हैं, राइट? सो अगर रूलिंग और रूल्ड कम्युनिटी आपस में जुड़ेगी तभी रूलिंग कम्युनिटी जो है वो रूल्ड कम्युनिटी के फायदे के लिए, भलाई के लिए काम करेगी। अगर रूलिंग कम्युनिटी अपने आप को अलग रख रही है तो जो रूल्ड कम्युनिटी है उसका भला कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो अंग्रेज जो भारतीयों में मर्ज नहीं हो सके या नहीं होना चाहते थे शुरू से ही, उसकी वजह से जो है वो एक रेशियल इंडिफरेंस, इस रेशियल इंडिफरेंस की वजह से उन्होंने भारत में तरक्की ना करके केवल भारत को एक्सप्लॉइट किया। अगर ये रेशियल इंडिफरेंस नहीं होता तो भारत में तरक्की भी होती। ये एक तर्क है, ठीक है, समझ रहे हैं? ये एक तर्क है। अब इसका काउंटर तर्क ये है कि ब्राजील में तो सारे लैटिन अमेरिकन हैं, वो भी तो श्वेत वर्णीय हैं, वहां पर क्यों नहीं हुई तरक्की? वहां पर जब पुर्तगालियों ने या स्पेनियार्ड्स ने अपनी वहां पर एस्टेब्लिश करी कॉलोनीज, या फ्रेंच लोगों ने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी, तो वहां पर क्यों नहीं हुई तरक्की? समझ रहे हैं? दो अलग अलग तर्क हैं, तर्क वितर्क करना सीखिए, पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझना सीखिए, राइट? तो अगर आप रेसेस को ही अगर आप एक मुद्दा बनाकर ये चीज क्लेम करें कि एक सुपीरियर रेस ने जो है वो दूसरी रेस का जो है वो उत्थान नहीं किया, तो जो रेसेस, या मान लीजिए जो साउथ अमेरिका है वहां पर जो लैटिन अमेरिकन थे उनका उत्थान क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो इसके लिए भी एक बहुत अलग डिस्कशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है वो साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका क्या है, कैसे वहां पर एस्टेब्लिश्ड है, और जो रेस वाली जो आर्ग्यूमेंट है इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में आएगा, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905। जुलाई 1905 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि पार्टीशन होने जा रहा है। 1903 में उन्होंने बोला था कि होगा, 1905 में बोल दिया कि अब कुछ दिनों में होने ही जा रहा है, ठीक है? ऑन अगस्त 7, 1905 with the passage of boycott resolution in a massive meeting held in the Calcutta town hall, the formal proclamation of Swadeshi movement was made. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगस्त 7, 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में बॉयकॉट रेजोल्यूशन या ऑफिशियल स्वदेशी रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया, और इसमें अभी कांग्रेस का हाथ ना होकर कांग्रेस के नेता ही जुड़े थे, राइट? लाइक अरविंद, नॉट अरविंद घोष, बट लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस तरह के बड़े बड़े जो बंगाल के नेता थे वो जुड़े थे, क्योंकि पार्टीशन कहां हो रहा है? बंगाल में हो रहा है ना, तो ये क्या है अभी? ये अभी एक
एक प्रोविंशियल मामला है। कांग्रेस अपने आप को किस तरह स्टेब्लिश करने में जुड़ी थी, एक ऑल इंडिया पार्टी के रूप में। ठीक है, तो कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन बंगाल में कैलकाटा टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट का आगाज किया गया। ठीक है, उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, अक्टूबर 16, 1905, द डे द पार्टीशन फॉर्मली केम इनटू फोर्स वाज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल। मॉर्निंग यानी कि शोक दिवस की तरह मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा, अगस्त 7, 1905, अक्टूबर 16, 1905। अब लोगों का रिएक्शन क्या था, पीपल का रिएक्शन क्या था? तो पीपल फास्टेड, लोगों ने व्रत रखा, बेद इन गंगा में स्नान किया, एंड वॉक्ड बेयरफुट, नंगे पैर जो है वो चले, इन प्रोसेशन सिंगिंग वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो एट दैट मूवमेंट उस मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया था। ठीक है, अब वंदे मातरम किसने लिखा है तुरंत जो है वो कमेंट में बताइएगा आप मुझे, अभी के अभी लिखेगा तुरंत कमेंट में, वंदे मातरम किसकी रचना है, पहली बार कहां गाया गया। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लोगों का और रिएक्शन क्या है, पीपल टाइड राखीज। लोगों ने, अब अंग्रेजों का मोटिव क्या था कि हिंदू और मुस्लिम में अनेकता फैलानी है, लेकिन लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधनी शुरू कर दी, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। यानी कि अंग्रेजों का जो मोटिव था, इधर लोगों का पूरा जो है वो, लोगों की कोशिश ये थी कि अंग्रेजों का वो मोटिव पास ना हो सके। सभी जानते थे अंग्रेज चाहे कुछ मर्जी लिखे, सभी जानते थे कि एक्चुअल जो है वो एजेंडा क्या है अंग्रेजों का, वो किसी से छुपा नहीं हुआ था, एजेंडा सब जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, ऑन ईच अदर्स हैंड्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ द टू हाफ्स ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सून द मूवमेंट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, इन पूना एंड बॉम्बे अंडर तिलक, इन पंजाब अंडर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर राजा और मद्रास में चिदम्बरम पिलाई। तो फिर उसके बाद बंगाल से जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं, पूना, बंबई, मद्रास, लाहौर पंजाब में, राइट, उसके अलावा दिल्ली, ये सारे पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं, इन सारी जगहों पर फैल गया, और जो लीडर्स जिनके अंडर फैला वो हमने देखे उनके नाम। ठीक है, तो इस तरह जो है वो स्वदेशी मूवमेंट आया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक देखा हमने। अब आगे देखते हैं कि कांग्रेस की पोजीशन क्या थी स्वदेशी मूवमेंट को लेकर। तो पहला पॉइंट देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग जो बनारस सेशन हुआ 1905 का, जिसके प्रेसिडेंट जो है वो गोखले साहब रहे, वहां पर क्या रेजोल्यूशन लिया गया देखिए। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बनते हैं कि कांग्रेस के उस साल के मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्री में पूछे जाने वाले, अगर एक दिवसीय पेपर होते हैं या छोटे लेवल के पेपर होते हैं, तो उसमें जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आता है वो ये छोटे छोटे सवाल है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स तो मैं आपको क्लियर करा ही रहा हूं। ठीक है, अगर आप हायर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर आप कमीशन का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या पीसीएस राज्य के कमीशन का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। दोनों की तैयारी हमेशा से ही है ना। और जैसे मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने पे ध्यान दीजिए अपना, फैक्ट तो अपने आप रिवाइज करते रहेंगे, चिपक जाएंगे साथ में। कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए आपको, कहानी तैयार होनी चाहिए पूरे के पूरे इतिहास की। कहानी क्या है, फैक्ट धीरे धीरे चिपकते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे फैक्ट जो है वो जुड़ते जाएंगे आपके साथ। थ्योरी हमें पूरी तैयार होनी चाहिए, राइट, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट चीज देखिएगा, पहला पॉइंट है, क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए गए, कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। ठीक है, बंगाल का पार्टीशन और रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, यहां पर इस चीज को रोक दीजिए, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। ये पॉइंट, कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज, कर्जन वाला एक सेशन लूंगा अलग से, पूरा का पूरा समझाऊंगा कर्जन की पर्सनैलिटी को तुम्हें। ठीक है, पूरा का पूरा एस्टिमेट लेके चलेंगे कर्जन क्या था, क्यों था, क्योंकि सवाल बनता है मेंस में। ठीक है, अगर आप इतिहास ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तब तो बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट चीज देखिएगा, सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। सो सेकंड पॉइंट है, सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। ये कांग्रेस ने रेजोल्यूट किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मिलिटेंट नेशनलिस्ट का क्या रिएक्शन था। राइट, सो मिलिटेंट नेशनलिस्ट लेड बाय तिलक, लाजपत राय,
बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष, चार नाम आपको याद रखने हैं, मिलिटेंट नेशनलिस्ट। ठीक है, इनका क्या कहना था, दे वांटेड द मूवमेंट टू बी टेकन आउटसाइड बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड गो बियॉन्ड अ बॉयकॉट of foreign goods to become a full-fledged political mass struggle with the goal of attaining स्वराज। अब यहां पर जो लाल बाल पाल और औरोबिंदो घोष इन बंगाल, राइट, इनका क्या मानना था कि भारत अब तैयार है किस चीज के लिए, मास एजिटेशन के लिए। और जो मॉडरेट्स हैं वो क्या कह रहे थे, भारत तैयार नहीं है। ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस था किसकी सोच में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की सोच में। एक्सट्रीमिस्ट क्या सोच रहे थे, लाल बाल पाल एंड औरोबिंदो घोष इन बंगाल क्या सोच रहे थे कि भारतीय अब तैयार हैं बड़े लेवल पर एकत्रित होने के लिए, और ये जो हमें मुद्दा मिला है बंगाल की पार्टीशन, ये हमारे लिए एक बहुत स्वर्णिम मौका है। इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर एक नेशनल लेवल पर उठाया जाए और पूरे भारत की पीजेंट्री को, भारत के जो आम जनता है, जो मास है, भारत की मास पॉपुलेशन है, उसको जोड़ा जाए। इस किसके उस मास पॉपुलेशन को जोड़ा जाए किसके साथ, नेशनल स्ट्रगल के साथ। ठीक है, और ये बंगाल में जो आप केवल स्वदेशी जो है वो आंदोलन चला रहे हैं या बॉयकॉट कर रहे हैं फॉरेन गुड्स और सर्विसेज का, इसको आप भारत लेवल पर लेके जाएं। भारत में बाकी जितने भी पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, भले ही वो अवध हो, लखनऊ हो, अवध में लखनऊ हो, उसके अलावा दिल्ली है, पंजाब है, गुजरात में सूरत है, उसके अलावा अहमदाबाद है, बंबई है, मद्रास, हर जगह जो है वो भारत में फैलाया जाए। ठीक है, और हमारे पास नेता हैं फैलाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला ना, बंबई, मद्रास, दिल्ली और उसके अलावा पंजाब में जो है वो नेता अवेलेबल थे बड़े, जो कि बिपिन चंद्र पाल, नॉट बिपिन चंद्र पाल बट बाल गंगाधर तिलक के साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। और बंगाल में औरोबिंदो घोष तो थे ही, तो एक पैन इंडिया लेवल पर यह फैल सकता था। अब ये मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट है इनके बीच में टकराव था। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट अपने साथ जवानों को जोड़ सकते थे। क्यों? जैसे कि मैंने बोला ना, बाल गंगाधर तिलक की पॉलिसीज कि उन्होंने जो गणपति और शिवाजी के महोत्सव को एक नेशनल स्ट्रगल के लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे यूथ उनकी तरफ बढ़ा। और धीरे धीरे जो वायलेंस को जो है वो यूज करना, या उसके अलावा जो एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जो पॉलिसीज धीरे धीरे अपना रहे थे ये, उससे जो यूथ है वो जुड़ने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर यूथ किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में बिलोंग करता है, राइट, अगर वो कहीं भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो शांति प्रिय तरीके से ही हो रहा है, लेकिन उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था, उनको स्कूल कॉलेजों से निकाल दिया जाता था, वो अब सरकारी नौकरियां नहीं ले सकते। तो अब उनके पास क्या बचता है चारा, कि सारे रास्ते बंद हो गए, राइट, खेती बाड़ी कर नहीं सकते, खेत तो है नहीं, भूमिहर हो गए थे हम पहले ही, मिडिल क्लास इसीलिए एस्टेब्लिश किया अंग्रेजों ने। अब एक ही चारा बच जाता है, या तो अंग्रेजों की मिलों में काम करो, या तो इनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करो। तो प्रोटेस्ट करना जो है वो यूथ ने सही समझा, और यूथ का सपोर्ट जो है वो, जो लेबर्स है प्लस यूथ का सपोर्ट जो है वो यूथ का सपोर्ट किसको मिला, एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को मिला, जिससे मॉडरेट्स जो है वो परेशान थे। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स को यूथ का सपोर्ट नहीं था, और मॉडरेट्स का ये मानना था कि यूथ और जो पीजेंट्री है उसको अगर जोड़ा जाएगा तो ये जो हमने 20 साल से बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, अंग्रेज इसको मारेंगे, पीटेंगे और दबा देंगे, खत्म कर देंगे, राइट। मॉडरेट्स इस बात से अनजान थे कि अंग्रेज जो है वो रेडिकल्स से डर रहे हैं, इसीलिए ही उन्होंने बंगाल का क्या किया, स्प्लिट किया, ताकि कांग्रेस में विभाजन पैदा हो जाए, राइट। और एक्सट्रीमिस्ट इस बात से अनजान थे कि मॉडरेट्स उनके लिए बहुत जरूरी है अंग्रेजों के साथ कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए। तो इन दोनों की यह कमी रही, मॉडरेट्स की भी और एक्सट्रीमिस्ट की भी ये कमी रही, इनको अंग्रेजों के एक्चुअल जो मोटिव्स हैं वो नजर नहीं आए। बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, कर्जन ने और फिर उसके बाद मॉर्ले और मिंटो ने मिलकर, राइट, कर्जन को तो मैं आपको बताया अलग से सेशन लूंगा, लेकिन मॉर्ले और मिंटो कौन थे, वायसरॉय, और जॉन मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, सो मॉर्ले और मिंटो ने मिलकर जो मॉडरेट नेता है इनको फिर से एक मीठी गोली दी
कि आप आइए हमारे साथ, हम जो है वो कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं, हम कुछ नया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने जा रहे हैं, नया जो है वो काउंसिल एक्ट लेकर आएंगे, राइट, जो कि 1909 में आया भी। लेकिन सुनिए गोली क्या दी, गोली ये दी उन्हें कि हम एक नया काउंसिल एक्ट लेकर आएंगे और आपकी भागीदारी हमें चाहिए, और आप बताइए कि किस किस तरह के चेंज जो है वो लाने चाहिए हमें। इससे मॉडरेट्स खुश हो गए। मॉडरेट्स को ये लग गया कि हम जो इतने सालों से लगे हुए थे पीछे, उसका ये फल है। और अगर एक्सट्रीमिस्ट नेता जो है वो अगर अब स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर ले जाते हैं, राइट, तो ये जो बड़ी मुश्किल से अंग्रेज माने हैं ये हट जाएंगे, राइट, ये इनका जो है वो दूरी बन जाएगी हमारे बीच में, और जो बड़ी मुश्किल से हमारे हक में या हित में बातें जाने मतलब आई है, थोड़ा सा मौका मिला है हमें कि हमें जो है वो अंदर से सिस्टम को ठीक करने का मौका मिला है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि दिस वाज अ बेट, ये एक जाल था अंग्रेजों द्वारा, और उस जाल में मॉडरेट्स फंस गए, और मॉडरेट्स जो है वो अंग्रेजों की तरफ झुक गए, और एक्सट्रीमिस्ट ने इस चीज का विरोध किया, और दोनों के बीच में जो है वो टकराव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एट द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट कैलकाटा 1906 में, कलकत्ता का जो सेशन है उसमें बहुत जोरों शोरों से जो है वो गोखले के विरोध में खड़े होने जा रहे थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। दोनों ही जो है वो अपने अपने पॉइंट्स के लिए बहुत स्ट्रांग। वैसे गोखले से ज्यादा जो है वो एंथुजियास्टिक फिरोज शाह मेहता थे, राइट। फिरोज शाह मेहता जो है वो बहुत ओपनली क्रिटिकल थे एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के। इनफैक्ट एक्सट्रीमिस्ट टर्म का बड़े लेवल पर उपयोग फिरोज शाह मेहता ने ही किया, राइट। लेकिन यहां पर गोखले या फिरोज शाह मेहता बनेंगे इस 1906 के कैलकाटा सेशन के प्रेसिडेंट, या इस साइड से बाल गंगाधर तिलक बनेंगे, इस पर बहुत बड़ा विवाद था। अगर बाल गंगाधर तिलक बन जाते तो वो मेजोरिटी अपने साथ जोड़ लेते और स्वदेशी मूवमेंट पूरे भारत में फैलता, और एक्सट्रीमिज्म जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता कांग्रेस का मेथड ऑफ एजिटेशन या मेथड ऑफ स्ट्रगल, एक्सट्रीमिज्म को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता। और अगर गोखले या फिरोज शाह मेहता बनते तो क्या बनता? तो मॉडरेट्स जो है वो अपने साइड घुमाने की कोशिश करते, लेकिन अंत में होता क्या? क्लैश होता, राइट। क्लैश होता, एक यूनानिमिटी क्रिएट नहीं हो सकती। इसीलिए एक ऐसे लीडर को प्रेसिडेंट बनाया गया जिसकी छाप हो, जिसकी बात सब माने, सभी माने। इसीलिए दादा भाई नौरोजी जी को लाया गया, और 1906 के कैलकाटा सेशन में दादा भाई नौरोजी जी की प्रेसिडेंटशिप में एक मॉडरेट फैसला, एक कॉम्प्रोमाइज्ड फैसला जो है वो लिया गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। और यहां पर कांग्रेस ने डिक्लेयर किया दैट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक यूनाइटेड किंगडम और द कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इस तरह का हमें जो है वो भारत में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, या तो यूनाइटेड किंगडम जैसा हो, या तो ऑस्ट्रेलिया और किसकी तरह? कनाडा की तरह। ठीक है, अब यहां यूनाइटेड किंगडम में किस तरह का शासन था कि मोनार्क भी है और पार्लियामेंट भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कैसा है कि मोनार्क बैठा है इंग्लैंड में और पार्लियामेंट है इन दोनों देशों में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। तो भारत में भी इसी तरह की डिमांड थी कि मोनार्क आपका वहां बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जो पार्लियामेंट बने उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दो और भारतीयों के हित में काम करना शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, आपको अपना नाम ही चाहिए ना, आपको थोड़ा मुनाफा चाहिए, वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन भारतीयों का तो कुछ करो। यहां पर जो प्लेग फैल रहा है, राइट, 97 में 96 में जो भयंकर प्लेग फैला था उसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी पूना के एरिया में। ठीक है, उसके बाद 18-19 में जो प्लेग फैला था बहुत लोग मरे थे भारत में, और उसके अलावा बीच बीच में अकाल जो आते रहे हैं उसके लिए अंग्रेज जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो यही मांग थी मॉडरेट्स की कि हम जो है वो एक भारत में अच्छी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, भले ही आप जो है वो भारत के शासक कहलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे इसको स्वराज कहा किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका क्या मानना था कि कोई अंग्रेजी राजा कुछ नहीं, हमें भारतीयों को ही शासन करना है, अंग्रेजों को पूरी तरह यहां से बाहर निकालना है हमें। ठीक है, द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट, ये जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का डिस्प्यूट है ओवर द पेस ऑफ द मूवमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल रीच्ड अ डेडलॉक एट सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907 वेयर द पार्टी स्प्लिट विद सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर स्वदेशी मूवमेंट। अगला जो सेशन आएगा ना
उसमें मैं आपको सूरत स्प्लिट करवाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा कि मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट क्यों अलग हुए, बाल गंगाधर तिलक की ग्रीवियंसेस क्या थी, मॉडरेट्स ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, ठीक है। वो एक अलग सेशन है, जैसे मैंने बोला ना 85 से लेकर 1909 तक, राइट, मॉडरेट्स के क्या क्या स्टेप्स हैं वो एक अलग सेशन है। लेकिन आगे आने वाला सेशन, कल का जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सूरत स्प्लिट, और फिर उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी जो आए हैं, आगे रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म जो आए हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले सेशन में, ठीक है। तो यहां पर सूरत स्प्लिट में बता देता हूं हुआ क्या था। बेसिकली चप्पलें चल गई थी, कुर्सियां वुर्सियां फेंकी गई थी, थप्पड़ चंडू जो है वो लगे थे एक दूसरे को, बेसिकली दंगा फसाद हो गया था यहां पे, ठीक है। और इस दंगे फसाद को अंग्रेजी सरकार ने क्या बोला था कि कांग्रेस जो है वो टूट गई, कांग्रेस का खात्मा मान लिया था उन्होंने अपने एंड से। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो वापस गांधीयन एरा में किस तरह रिवाइव होती हुई दिखेगी हमें, हम फिर से आगे गांधीयन एरा जब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक हमने समझा कि कांग्रेस की पोजीशन क्या रही, ठीक है। तो हमने देखा यहां पर 3 मुख्य सेशंस कांग्रेस के, 1905 बनारस, 1906 कलकत्ता और 1907 सूरत का हम कल आने वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। अब जो स्वदेशी मूवमेंट है एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के कंट्रोल में था, भले ही कांग्रेस कह रही हो कि हम चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट विंग था उनके कंट्रोल में था ये मूवमेंट। क्यों? क्योंकि पहली बार बड़ी संख्या में आम जनता, ध्यान रखिएगा सबाल्टर्न जो है वो जुड़ रहा था भारत का, दैट मीन्स महिलाएं, स्टूडेंट्स, पीजेंट्री जो है वो बड़े लेवल में नहीं, लेकिन फिर भी शुरुआत थी, ये प्रिमिटिव फॉर्म था मास एजिटेशन का, जिसका हमें बड़ा रूप जो है वो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में देखने को मिला है। मैंने आपको वो दोनों सेशंस करवा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जो है वो प्लेलिस्ट में जाइएगा और उन 2 सेशंस को जरूर देखिए, आप बहुत अनिवार्य है उनको समझना। But Swadeshi was the primitive form of mass agitation that yet has to come, right? अभी आने वाला था वो mass agitation. So, जैसे कि हम देख रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम क्या है, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, the extremist gave a call for passive resistance in addition to Swadeshi and boycott, which would include a boycott of government schools and colleges, government services, courts, legislative councils, म्युनिसिपैलिटीज, गवर्नमेंट टाइटल्स एटसेट्रा। तो मैंने आपको पिछले सेशन में नॉन कोऑपरेशन क्या है ये अच्छे से समझाया, राइट। सो क्या आप इन पॉइंट्स को देखकर बता सकते हैं क्या ये नॉन कोऑपरेशन ही कर रहे हैं या नहीं, राइट। अंग्रेजों की सर्विसेज ना लेना, ना ही अंग्रेजों को किसी तरह की सर्विसेज देना भारतीय, यही तो मतलब हुआ ना नॉन कोऑपरेशन का। तो एक नॉन कोऑपरेशन का बहुत प्रिमिटिव फॉर्म स्वदेशी मूवमेंट में लाने की कोशिश की गई एक्सट्रीमिस्ट नेताओं द्वारा, जो हमने इस पॉइंट से समझा। सेकंड पॉइंट देखिएगा, द पर्पस एज औरबिंदो घोष की शब्दों में पर्पस देखते हैं क्या है, मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशंस इम्पॉसिबल by an organized refusal to do anything which will help either the British commerce in the exploitation of the country or British officialdom in the administration of it. तो जो exploitive administration है, right, exploitation करने के लिए जो administration है उसके साथ कोऑपरेट करना ही बंद कर दो अगर आप उनका साथ ही नहीं देंगे। जैसे कि मैंने बोला ना, वही बात गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखी है। अब यहां पर ना मुद्दा ये बनता है कि क्या गांधी जी ने ये आइडियाज चुराए बाकी सब नेताओं के, लेकिन अगर आप ओपन माइंड से सोचेंगे कि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। वही बात गांधी जी ने करी, वही बात स्वदेशी मूवमेंट भी कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट नेता, कि अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों का शासन भारत पर कैसे स्थापित हुआ है कि भारतीयों ने कोऑपरेट किया अंग्रेजों के साथ। तो अगर हम भारतीय अब अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो उनका शासन ही खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही यहां पर हुआ भी। नेक्स्ट पॉइंट, द मिलिटेंट नेशनलिस्ट ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट इनटू अ मास स्ट्रगल एंड गेव द स्लोगन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। ठीक है, स्लोगन क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। औरबिंदो मतलब डिक्लेयर्ड बाय औरबिंदो घोष। अरविंद वर्ड होता है और बंगाली में उसको औरबिंदो पढ़ा जाता है। नाउ
क्या कहा एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने? सिंपल सी बात कि भारत को लिबरेट करना है अगर आपको, तो नॉन कोऑपरेट करना पड़ेगा ही। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल से शुरू हुआ है, बंगाल के पार्टीशन को मामला बनाकर स्वदेशी जो बंगाल में बना है, इसको पूरे भारत नेशनल वाइड ले जाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं वो ये मान चुके थे, वो उनको ये समझ आ गया था कि अब भारतीयों को जोड़ना, यानी कि जो पीजेंट्री है, जो आम भारतीय है, जो सबाल्टर्न है, उसको जोड़ना बहुत जरूरी है मूवमेंट के साथ। मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए क्लैश था दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड इंपैक्ट। अब यही जो स्वदेशी मूवमेंट जो कि एक्सट्रीमिस्ट द्वारा लाया गया, उसके नए नए फॉर्म्स किसके क्या 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 बने। दैट मीन्स आगे चल के जो हमें अलग अलग तरीके के आइडियाज देखने के मिले हैं स्ट्रगल के, उनका जन्म जो है वो कहां हुआ है? सभी का जन्म जो है वो स्वदेशी मूवमेंट से हुआ है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास एजिटेशन। और स्वदेशी मूवमेंट से लोगों ने ये स्वाद चखा कि भीड़ जो है वो क्या कर सकती है, ऐसी भीड़ जिसको सही तरीके से गाइड किया जाए। राइट, एंग्री भीड़, मॉब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक गाइडेड एजिटेशन क्या कर सकता है। राइट, और वही उसी का ही व्यापक रूप हमें नॉन कोऑपरेशन में, सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, गांधीयन एरा में देखने को मिला। राइट, उसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, हम सबको समझेंगे, केवल हम गांधी जी द्वारा लाए गए मूवमेंट्स को नहीं समझना है हमें। अन्य उसके अलावा साउथ इंडिया में जो दलित या लोअर क्लास मूवमेंट हुई, ठीक है, उसके अलावा जो पीजेंट के मूवमेंट हुए, उसके अलावा जो लेबर्स ने मूवमेंट किए, हमें केवल एक बड़ी शक्ति या कांग्रेस ने क्या किया वो थोड़ी पढ़ना है, हमें सबाल्टर्न अप्रोच भी लेनी है ना। यानी कि जो भारत की जड़ है, जो पीजेंट्री है, उनका क्या रिएक्शन था, महिलाओं का क्या रिएक्शन था, भारत के श्रमिकों का क्या रिएक्शन था, भारत के लेबर का क्या रिएक्शन था, भारत की डाउन ट्रोडन दलित क्लास का क्या रिएक्शन था। हमें भारत की सभी वर्ग को समझना है। उसकी शुरुआत, अब भारत के सभी वर्ग जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में उतरेंगे 1857 के बाद स्वदेशी मूवमेंट में ये हो पाया। कैसे? देखिए, सबसे पहला बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स देखने को मिला हमें स्वदेशी मूवमेंट में पूरे भारत में। बॉयकॉट इंक्लूडेड बॉयकॉट एंड पब्लिक बर्निंग। राइट, पब्लिक बर्निंग यानी कि होली जलाई जाती थी कपड़ों की। और फॉरेन क्लॉथ, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड सॉल्ट और शुगर, रिफ्यूजल बाय प्रीस्ट टू रिचुअलाइज मैरिजेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स, रिफ्यूजल बाय वॉशरमैन टू वॉश फॉरेन क्लोथ। ये कुछ एग्जांपल हैं बॉयकॉट के, हर लेवल पर बॉयकॉट हुआ। राइट, जो प्रीस्ट हैं उन्होंने फॉरेन गुड्स का अगर लेना देना हो रहा है शादी में, तो उन्होंने शादी को संपन्न करवाने से मना कर दिया। धोबियों ने फॉरेन कपड़े धोने से मना कर दिए। लोगों ने दुकानों के बाहर जो है वो धरने दिए जो फॉरेन कपड़ा, फॉरेन सामान बेच रहे थे। इससे वही हुआ जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था, आधी हो गई थी ना वहां भी इंपोर्ट भारत में, या जो इकोनॉमी है वो आधी हो गई थी ना कपड़ों की, अंग्रेजों की। वही स्वदेशी मूवमेंट में एक बड़ा धक्का जो है वो इंपोर्ट में लगा। किसके? अंग्रेजी कपड़े के, क्योंकि इंपोर्ट तो हो रहा था लेकिन बिक नहीं रहा था। बंगाल के क्षेत्र में खासकर, जहां पर 1/3 पॉपुलेशन है पूरे भारत की। राइट, सबसे ज्यादा मिडिल वर्ग, जो परचेजिंग पावर है सबसे ज्यादा, वो बंगाल में लोगों की, वही खरीद नहीं रहे हैं अंग्रेजी कपड़ा या अंग्रेजी सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। तो अंग्रेजों को इकोनॉमी का घाटा हुआ स्वदेशी मूवमेंट से। पहली बार अंग्रेजों ने भी चखा कि भारतीय अगर सबाल्टर्न जुड़ जाए तो क्या व्यापक रूप धारण कर सकता है। नेक्स्ट इज पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस हुए। पब्लिक मीटिंग्स या प्रोसेशंस इमर्ज्ड एज मेजर मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, साइमल्टेनियसली दे वर फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर एक्सप्रेशन। अब यहां पर पब्लिक मीटिंग्स जो है वो कांग्रेस, जो मॉडरेट फेज था कांग्रेस में, कांग्रेस का जो मॉडरेट फेज चला है 85 से 1905, वो जो 20 साल है, उसमें जो पब्लिक गैदरिंग्स हुआ करती थी ना, 100, 150, 200 लोग आ रहे हैं, 1500 लोग आ रहे हैं, ज्यादा नहीं, 50, 70 हजार लोगों की मीटिंग्स करी हैं अरबिंदो घोष ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अंग्रेज डर गए थे कि इतने हजारों में लोग कैसे इकट्ठा हो जा रहे हैं यहाँ पे, अगर ये लोग हम पे टूट पड़े तो भागने को जगह नहीं मिलेगी हमें। तो एक बहुत बड़े लेवल पर मास एजिटेशन पहली बार जनता ने भी देखी। इससे जनता भी जो है वो बहुत इंप्रेस हो गई थी कि मतलब इतने हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और अगर हम कुछ करें तो अंग्रेजों को ये नुकसान। तो लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा
कि हम अभी तक अंग्रेजों ने क्या यकीन दिला दिया लोगों को कि हम अजय हैं, तुम हमसे नहीं जीत सकते। लोगों को स्वदेशी मूवमेंट से ये भयम जो है वो लोगों का टूटना शुरू हुआ, ये वहम लोगों का कि अंग्रेज अजय नहीं है, उनकी जड़ें हिलाई जा सकती हैं। ठीक है। कॉप्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितियां बनी जिन्होंने बहुत सारी सोशल सर्विसेज करना शुरू करी। समिति सच एस, कुछ एग्जांपल्स है यहां पे देखिएगा। स्वदेश बंधव समिति ऑफ अश्वनी कुमार दत्ता, कहां पर, बरिशाल। अब बरिशाल एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव सेंटर बना, किसका, स्वदेशी मूवमेंट का। ये नाम याद रखेंगे आप। ढाका भी काफी एक्टिव था, कलकत्ता भी काफी एक्टिव था। बरिशाल एक ऐसा शहर था जो पहले पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट में काफी पॉलिटिकली एक्टिव जो है वो सेंटर बना। पहले भी था लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं जिस तरह वो स्वदेशी मूवमेंट के समय चमका है। ठीक है। और बरिशाल से हमें कई सारे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं स्वदेशी मूवमेंट के तहत ही होते हुए, और उनमें से एक समिति थी स्वदेश बंधव समिति, अश्वनी कुमार दत्ता द्वारा स्थापित की गई। एमर्ज्ड एज अ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल मीन्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन। इनके साथ इतने लोग जुड़े थे कि एक दो मीटिंग्स में ही कई हजार लोग इकट्ठा हो जाते थे और बड़े लेवल पर रैलियां होती थी। उसके अलावा दीज इन तिरुनवेली तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पिलाई, उसके अलावा सुब्रमण्य शिवा एंड और अन्य लॉयर्स जो है वो उन्होंने स्वदेशी संगम नाम का एक समिति जो है वो क्रिएट करी, जिसने लोकल मासेस को इकट्ठा किया साउथ इंडिया में, मद्रास के क्षेत्र में। ठीक है। दीज समितिज जनरेटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस थ्रू मैजिक लालटेन लेक्चर्स। उसके अलावा स्वदेशी सॉन्ग्स प्रोवाइडिंग फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स, सोशल वर्क ड्यूरिंग फैमिन्स एंड एपिडेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल ट्रेनिंग इन स्वदेशी क्राफ्ट एंड आर्बिट्रेशन कोर्ट्स। अब ये जो समितियां हैं, इन्होंने जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको सुलझाना शुरू कर दिया। इन्होंने पंचायत या कोर्ट की तरह काम करना शुरू कर दिया। अब बॉयकॉट हो रहा है ना, तो अंग्रेजी कोर्ट का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उसकी जगह कुछ तो आपके पास होनी चाहिए ना। कोई तो आपके पास जो है वो अगर आप अंग्रेजी कोर्ट को बॉयकॉट कर देंगे तो क्राइम बढ़ जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या था, ये समितियां जो हैं वो कोर्ट्स की तरह काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। जब भी अगर कोई एपिडेमिक फैलता है या अगर कोई भुखमरी फैलती है तो वहां पर इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, लोगों का एजुकेशन देना शुरू किया, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। राइट। सो दैट मीन्स एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक सूडो पैरेलल गवर्नमेंट की तरह जो है उन समितियों ने अपने लेवल पर काम करना जो है वो शुरू किया। तो ये भी एक नई चीज थी, समझ रहे हैं। यही चीज आगे बड़े लेवल पर हुई गांधीयन एरा में। इसी चीज को तो आगे हम बड़े लेवल पर होते हुए देखेंगे, लेकिन प्रिमिटिव फॉर्म, उन सब घटनाओं का प्रिमिटिव फॉर्म, या आप बोलेंगे कि पहले शुरुआत कहां हुई, तो आपका जवाब होगा स्वदेशी मूवमेंट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखिए और किस किस तरह के जो है वो नए इनोवेटिव आइडियाज थे। सो इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलास। अब बाल गंगाधर तिलक गणेश चतुर्थी और शिवाजी के फेस्टिवल का यूज तो करते आ ही रहे थे। उसके अलावा बंगाल में लगने वाले जितने भी लोकल मेले हैं, उन मेलों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया जनता में जागृति फैलाने के लिए। इसका एक बहुत विपरीत असर पड़ा। वो विपरीत जो असर है वो ये था कि जो मेले हैं, ये जो सारे फेस्टिवल हैं, ये हिंदू सेंट्रिक थे। और जो नेता है लाइक बाल गंगाधर तिलक हैं, वो वैसे तो थे कुछ हद तक लिबरल थे, लेकिन मोस्टली वो बहुत ज्यादा हिंदू सेंट्रिक थे। उसके अलावा बिपिन चंद्र पाल, तो इनके जो सारी भावनाएं जो है वो हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई थी। हिंदू रिफॉर्म के लिए जो है वो ये ज्यादा काम कर रहे थे एज कंपेयर टू मुस्लिम रिफॉर्म। राइट। सो दैट मीन्स यहां पर अंग्रेजों को बहाना मिल गया था, बहुत बड़ा बहाना था कि देखो ये लोग जो हैं वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। इसका सबसे जो बेसिक एग्जांपल है वो यही है कि जो मुस्लिम पीजेंट्री है ना, वो इनके साथ नहीं जुड़ पाई थी। क्यों? क्योंकि जो बंगाल का विभाजन हुआ उसमें जो जमींदार वर्ग जुड़ा है कांग्रेस के साथ, या जो स्वदेशी मूवमेंट है इसके साथ, वो जमींदार वर्ग जो है वो हिंदू डोमिनेटेड है। और बंगाल चाहे ईस्टर्न बंगाल हो या वेस्टर्न बंगाल हो, जो पीजेंट्री है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। राइट। खासकर ईस्टर्न बंगाल की। तो ईस्टर्न बंगाल की पीजेंट्री को जो नहीं जोड़ सके स्वदेशी अपने साइड, वो एक बहुत बड़ा कारण बना दंगों का। क्यों? आगे बताता हूं कैसे। ठीक है, जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट चीज देखिए। देखिए
इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल और पॉपुलर फेस्टिवल कैसे किया। पहला पॉइंट है तिलक्स गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स became a medium of Swadeshi propaganda not only in Western India but also in Bengal। ठीक है, उसके अलावा इन बंगाल ऑल्सो द ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म्स वर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो नुक्कड़ नाटक वगैरह ये सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल की जाने लगी किस चीज के लिए, ये स्वदेशी का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। नेक्स्ट इज एम्फोसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, राइट, आत्मनिर्भरता फैलाने के लिए जो है वो कोशिश की गई। पॉइंट देखिएगा, सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति वाज एनकरेज्ड। दिस इंप्लाइड रीअसर्शन ऑफ नेशनल डिग्निटी, ऑनर एंड कॉन्फिडेंस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विलेजेस। नाउ अंग्रेजों ने भारतीयों को यह एहसास करा दिया था कि भारतीय कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, तुम्हारी जो विलेज इंडस्ट्री है वो तुम्हें प्रॉफिट दे ही नहीं रही है। जबकि उसी विलेज इंडस्ट्री के दम पर उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया यूरोप में। ठीक है, तो जो विलेज इंडस्ट्री भारत की इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, उसी भावना को रीजेनुएट करने की कोशिश की गई। बहुत जरूरी है वो आज भी उसका रीजेनुएशन, नहीं तो भारत में जो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे भूमिहार हो जाएंगे। गांव का जो किसान है वो रोजगार के लिए शहरों में आएगा, और शहर में जो कैपिटलिस्ट बैठे हैं वो बहुत सस्ते दरों पे उनसे मजदूरी करवाएंगे, और सस्ता मजदूर जो है वो भारत में उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और जो अंग्रेज पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो चला रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने सिस्टम सेट किया, भारत बहुत बुरी तरीके से उस चीज से मतलब अपंग हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था, और सारा का सारा फायदा जाएगा कैपिटलिस्ट लोगों को। तो थोड़ा सा अगर आप में ये अवेयरनेस है तो यूज कीजिए इस अवेयरनेस का। नेक्स्ट चीज देखिएगा, in practical terms it included social reform and campaigns against caste oppression, early marriage, dowry system, consumption of alcohol etc। ठीक है, सो बेसिकली जो सोशल समस्याएं हैं उनको दूर करने का इस्तेमाल भी किया गया इसी मूवमेंट का यूज करके। ना प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन क्या है देखिएगा। नेशनल एजुकेशन के लिए क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट में, सो बंगाल नेशनल कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, दैट इज इंस्पायर्ड बाय टैगोर्स शांति निकेतन, वाज सेट अप बाय औरबिंदो घोष एज एंड औरबिंदो घोष जो है वो उसका क्या बने, प्रिंसिपल बने। ठीक है, उसके बाद अगस्त 15 1906 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल नेशनल कॉलेज, औरबिंदो घोष जो है वो उसके क्या बने, प्रिंसिपल। इन्हीं नेशनल कॉलेजेस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का जब आया, इन्हीं नेशनल कॉलेजों में तो ही जो अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज है उनको छोड़ छोड़कर भारतीय भर्ती हुए थे। ठीक है, उसके अलावा अगस्त 15 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, was set up to organize a system of education, literary, scientific and technical on national lines and under national control, right? So स्वदेशी तो लाना ही है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करना है, और किस बेसिस पर, नेशनल बेसिस पर, राइट। भारतीयों को अपने कंट्रोल में रखना है कि कितना, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब जो नेता हैं इनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे एस्टेब्लिश हुई है। हम तो अब पढ़ रहे हैं ना, बाद में किताबों में। ये लोग गुजरे हैं उस माहौल से कि किस तरह जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी से शिफ्ट हुआ है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से शिफ्ट हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सो दे हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे कि कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया को निगल रही है, और भारत को कैसे निकला जा रहा है उसके नाम से। तो भारत को कैसे रिवाइव कराना है, दे हैड द मेजर्स, लेकिन क्या फॉलो हुए, नहीं हुए, आगे आने वाले सेशंस में हम क्लैरिटी वो जनरेट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज सेट अप फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड फंड्स वर रेज्ड टू सेंड स्टूडेंट्स टू जापान फॉर एडवांस लर्निंग। जापान और जर्मनी, जापान, जर्मनी और रशिया, इनफैक्ट सोशलिज्म तीनों में फैला। ठीक है, और जापान में थोड़ा कम फैला, लेकिन जर्मनी और रशिया में फैला। और भारतीय नेताओं ने इनका रिलेशन, भारतीय नेताओं का इन देशों से रिलेशन काफी अच्छा रहा। भारत की सरकार का आजादी के बाद भी इन देशों से रिलेशन काफी अच्छा है आज तक, राइट। तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये बड़ी शक्तियां थी। जापान भेजा जाता था जो हायर एजुकेशन, आज भी जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में आप हम सब जानते हैं, जापान जो है वो पूरी दुनिया में अग्रणी है। सो तब से ही बंगाल से भेजा जाने लगा
अगर कोई एडवांस स्टडी करना चाहता है टेक्नोलॉजी में तो उसको जापान स्कॉलरशिप पे भेजा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस, स्वदेशी बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश होने लगे। अब लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया अंग्रेजी गुड्स का, तो उसकी जगह भारतीय जो है वो कंपनियों की स्थापना होने लगी। तो द स्वदेशी स्पिरिट ऑल्सो फाउंड एक्सप्रेशन इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, सोप एंड मैच फैक्ट्रीज, टैनरीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो भारतीय ये सारे इस तरह के बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश होने लगे। टैनरी होती है जो चमड़े का काम करते हैं, राइट, चमड़ा जहां बनता है। These enterprises were based more on patriotic zeal than on business acumen. ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये ज्यादा देश सेवा के लिए बनी थी, बिजनेस मतलब पैसा कमाने के लिए कम। दैट मीन्स ये लोग कैपिटलिस्ट दृष्टिकोण से नहीं एस्टेब्लिश करी थी इन्होंने बिजनेस, ये लोगों की भलाई के लिए एस्टेब्लिश किया था। लेकिन इसमें घाटा ये है कि इन्हीं को ही घाटा हुआ ना, अगर ये पब्लिक सर्विस करेंगे तो खुद मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, खुद मुनाफा नहीं कमा पाएंगे तो व्यापक जो है वो अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये अंग्रेजी बिजनेस को पलट नहीं सकते, उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो रूप नहीं ले सकते। तो इनका पब्लिक सर्विस देना इन्हीं को ही बड़ा, यही इनका पब्लिक सर्विस देना इनका बड़ा व्यापक रूप ना धारण करने का भी एक कारण बना। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स को समझिए, बहुत सारी जगहों पर पैराडॉक्स जो है वो दिख जाते हैं हमें। नेक्स्ट चीज, द एंटरप्राइजेस वर बेस्ड मोर ऑन पेट्रियोटिक zeal देन ऑन बिजनेस एक्यूमेन। V.O. चिदम्बरम पिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके वेंचर इनटू अ नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ठीक है, शिप बिल्डिंग की एंटरप्राइज थी स्वदेशी स्टीम बिल्डिंग कंपनी एट टूटिकोरिन, हाउएवर गिव चैलेंज टू ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो यहां पर ब्रिटिश कंपनी को चैलेंज करती हुई हमें एक स्वदेशी कंपनी देखने को मिली। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट, एंड ये आ गया आपके सामने एग्जांपल। नेक्स्ट चीज, कल्चरल स्फीयर में, ठीक है, संस्कृति के स्फीयर में क्या जो है वो बदलाव लाया या क्या चेंज लाया स्वदेशी मूवमेंट। तो पहला पॉइंट देखिएगा, द नेशनलिस्ट ऑफ ऑल ह्यूज टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम सॉन्ग्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रे, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद एंड अदर्स। तो दैट मीन्स जो आजादी के या जो पेट्रियोटिज्म के जो गाने जो हैं वो गीत जो बनने लगे वो लोग अब गाने लगे, राइट। सो लोगों के फोक जो सॉन्ग्स हैं, लाइक लोकगीतों में पेट्रियोटिज्म जो है वो मूव होने लगा। उसका एग्जाम्पल है कुछ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला, जो कि बाद में बांग्लादेश का फिर नेशनल एंथम भी बना है। उसके अलावा इन तमिलनाडु सुब्रमण्या भारती रोट सुदेश गीतम, ये काफी फेमस हुए उस समय, दो गाने। उसके अलावा वंदे मातरम जैसे गाने काफी फेमस थे उस समय। पेंटिंग में अबिंद्रनाथ टैगोर ब्रोक द डोमिनेशन ऑफ विक्टोरियन नेचुरलिज्म ओवर इंडियन आर्ट सीन एंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम अजंता, मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग करने लगे कौन? अबिंद्रनाथ टैगोर। और जो सीनरी पेंटिंग थी विक्टोरियन नेचुरलिज्म बेस पे, उसको इन्होंने छोड़ दिया। तो पेंटिंग में हमें दिखाया गया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इंडियन आर्ट में। तो नंदलाल बोस, हु लेफ्ट अ मेजर इम्प्रिंट ऑन इंडियन आर्ट, वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट of a scholarship offered by Indian Society of Oriental Art, founded in 1907। उसके बाद साइंस के स्फीयर में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, साइंस में, उसके अलावा सॉन्ग राइटिंग में, उसके अलावा पेंटिंग में, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें स्वदेशी मूवमेंट के दौरान दिखे। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इस जो मास स्ट्रगल था इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की भागीदारी देखते हैं। स्टूडेंट्स केम आउट इन लार्ज नंबर्स, एज आई सेड, टू प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस स्वदेशी एंड टुक अ लीड इन ऑर्गेनाइजिंग पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया? उन दुकानों के आगे धरना दिया जो अंग्रेजी सामान बेच रहे थे। दूसरा पॉइंट देखेंगे, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन वाज विजिबल इन बंगाल। कहां कहां पर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हमें दिखा? ऐसी जगह पर जहां पर अंग्रेजों की स्ट्रांग होल्ड है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो कौन होंगे? वो मध्यम वर्ग के, जो मध्यम वर्ग है भारत का, उनके जो बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, किसके? अंग्रेजों के पढ़ते हो, चाहे वो नेशनल स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन वाज विजिबल इन बंगाल, महाराष्ट्र, स्पेशली इन पूना, and in many parts of south
गुंटूर, मद्रास, सलीम, यहां पर जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो है वो दिख रहा था। उसके अलावा स्कूल्स एंड कॉलेजेस हु स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एजिटेशन वर टू बी पेनलाइज्ड बाय डिसएफिलिएटिंग देम और स्टॉपिंग ऑफ ग्रांट्स एंड प्रिविलेजेस टू देम। तो मैंने आपको एजुकेशन जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बताया, उसमें बताया मैंने आपको कि किस तरह जो है वो ग्रांट्स इन एड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देना शुरू किया अंग्रेजी सरकार ने। उसके अलावा एफिलिएशन जो है वो किस तरह यूनिवर्सिटीज के साथ होता है, अलग अलग कॉलेजों का हम समझते हैं। तो एफिलिएशन जो है वो आपका हटा दिया जाएगा अगर आपके कॉलेज के बच्चे जो है वो कहीं पर धरना दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों की आवाज को दबाना हमेशा से ही सरकार का एक हथियार रहा है, क्योंकि यही जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, यही जाके आगे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, और अगर वो जागृत हैं तो वो सिस्टम के साथ जो है वो छेड़छाड़ करेंगे ही। नेक्स्ट चीज देखिएगा, स्टूडेंट्स हु वर फाउंड गिल्टी ऑफ पार्टिसिपेशन वर टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब, राइट। उनको क्या कर दिया गया, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया गवर्नमेंट जॉब लेने से, और फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइन, एक्सपल्शन, अरेस्ट, बीटिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें तो हुई। फाइन लगा स्टूडेंट्स पे, पीटा गया, बहुत सारे बच्चों को मारा पीटा गया, कुछ की मृत्यु भी हुई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काफी बड़े लेवल पर जुड़े स्वदेशी के साथ। वुमेन का क्या रोल है, सो वुमेन हु वर ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड, स्पेशली दोज ऑफ अर्बन मिडिल क्लासेस, टुक एक्टिव पार्ट इन प्रोसेशन ऑफ पिकेटिंग। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर वर टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनल मूवमेंट। महिलाएं पहली बार बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी थी, कहां पर, किस मूवमेंट में, तो आप बोलेंगे स्वदेशी मूवमेंट। स्टूडेंट्स की भी बड़ी संख्या में स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जो आम जनता या सबाल्टरन या सोसाइटी के अन्य जो भाग हैं, जो जिन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी है इतिहासकारों ने, उन्होंने कहां पर जो है वो सबसे पहले अपना रुख जो है वो जताया कि वो भी हिस्सा है इस आजादी के संग्राम का। तो हमें देखने को मिलता है स्वदेशी मूवमेंट में। अब हम देखते हैं कि भारत की मुस्लिम कम्युनिटी का क्या स्टैंड था स्वदेशी मूवमेंट में। So some of the Muslim participated like बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन गजनवी, उसके अलावा मौलाना आजाद। लेकिन मोस्ट ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम स्टेड अवे और लेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका सपोर्टेड द पार्टीशन ऑन द प्ली दैट इट वुड गिव देम मुस्लिम मेजॉरिटी एंड ईस्ट बंगाल। नवाब सलीमुल्लाह ढाका के अंग्रेजी सरकार ने उन्हें बोला कि देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी लाई जाएगी बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, आपको हम वहां का जो है वो आपको काफी प्रोमिनेंट हिस्सा बनाएंगे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का। सलीमुल्लाह को ये लालच दिया। आपको करना क्या, इंटर्न सभी मौलवियों को ये बात बोलो, सभी उलमाओं को इस काम पे लगाओ कि स्वदेशी जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, ये खबर जो है वो सब में फैलाई जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्लामिक वर्ग ना जुड़े किसके साथ, स्वदेशी के साथ। तो भारत में जो हिंदू कम्युनिटी है, इनमें जो ब्राह्मण है उनकी बातें इतना सीरियसली नहीं ली जाती जितना मुस्लिम कम्युनिटी में उलमाओं की बातों को सीरियसली लिया जाता है आज तक भी, ठीक है। तो अगर उलमा अगर बोल रहे हैं, उनके नाम से अगर फतवे जारी हो रहे हैं कि अगर स्वदेशी में जो है वो जाना इस्लाम के खिलाफ है, तो लोग स्वदेशी में जाने से बचे। लेकिन फिर भी एक वर्ग जो है वो इंटेलेक्चुअल्स का जोड़ा स्वदेशी मूवमेंट के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज propped up on दिसंबर 30, 1905 एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट, राइट। जब मैं आपको मुस्लिम लीग की स्थापना समझाऊंगा तो उसमें मैं ढाका के नवाब का रोल आपको बताऊंगा, उसमें क्या था सलीमुल्लाह का रोल, और करजन के साथ क्या थी इनकी सांठगांठ, उसके बाद मिंटो के साथ इनका क्या रिलेशन रहा, और ये जो शुरुआती मुस्लिम लीग है ये एंटी कांग्रेस क्यों बनी, और अंग्रेजों ने कैसे विश्वास दिलाया कि आप लोगों को हम जो है वो काफी स्ट्रांग करेंगे। और फिर उस विश्वास को कायम रखने के लिए 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल्स एक्ट में उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी प्रोवाइड किया मुस्लिम्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें सारे समझते हुए चलना है। पिछले टॉपिक्स देखते रहिए, तभी जुड़ेगी सारी स्टोरी आपस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लेबर अनरेस्ट और ट्रेड यूनियंस का देखते हैं। लेबर लोगों का क्या रिएक्शन था। In September 1905, more than 250 Bengali clerks of Byrne Company, Havda, walked out in protest against the derogatory work regulation. ठीक है, तो हावड़ा में बर्न कंपनी के 250 बंगाली क्लर्क्स ने
हड़ताल कर दी। उसके बाद जुलाई 1906 में अ स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स इन ईस्ट इंडियन रेलवे रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ रेलवे मैन्स यूनियन। 1906 ईस्ट इंडियन रेलवे के वर्कर्स ने रेलवे मैन्स यूनियन की स्थापना करी। उसके बाद सुब्रमण्य शिवा एंड चिदम्बरम पिल्लाई लेड स्ट्राइक इन टूटिकोरिन एंड तिरुनविल्ली इन अ फॉरेन ओन्ड कॉटन मिल। दक्षिण भारत में कॉटन मिल में जो है वो लेबर्स की स्ट्राइक करवाई गई इन दोनों नेताओं के अंडर। और रावलपिंडी में, पंजाब में, जो पाकिस्तान के पास है जो पंजाब, उसमें द आर्सनल एंड रेलवे वर्कर्स। आर्सनल क्या होता है? आर्सनल होता है जो हथियार होते हैं, राइट। तो आर्सनल यानी कि जो हथियार बनाने की जो फैक्ट्री होती है, जो तोप खाना होता है। आर्सनल एंड रेलवे फैक्ट्रीज वेंट ऑन स्ट्राइक लेड बाय लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। सो ये लाला लाजपत राय वाला जो पॉइंट है ना, इन्होंने जो, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो नेताओं के मैंने नाम लिए ना, लेबर्स का जिन्होंने साथ दिया, आगे यही चल के जो है वो लेबर्स के लिए एक बड़े नेताओं के रूप में उभर के आएंगे। समझेंगे हम आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएशन करते हैं स्वदेशी मूवमेंट का। तो स्वदेशी मूवमेंट फेलियर है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है ये, ठीक है। कुछ कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट फेलियर है, क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट की वजह से कांग्रेस जो है वो दो हिस्से में बट गई। कांग्रेस दो हिस्से में नहीं बटनी चाहिए थी। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को जुड़कर काम करना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था एक दूसरे की जरूरत है उन्हें। एक्सट्रीमिस्ट फेज की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मॉडरेट्स का समय चला गया था, अब यूथ को जोड़ने की जरूरत थी और थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव रूप और मास एजिटेशन करने की जरूरत थी। और मॉडरेट्स की जरूरत थी एक्सट्रीमिस्ट लोगों का, ताकि कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहे अंग्रेजों के साथ। दूसरी चीज, मॉडरेट्स को भी समझना चाहिए था कि उनका समय बीत गया है, अब मास एजिटेशन का समय आ गया है, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये जो हमें इन दोनों के बीच में जो शिज्म बनता हुआ दिखा, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दरार आती हुई दिखी, इन सारे पॉइंट्स को लेकर, और उसके अलावा कोई अगर बड़ा असर नहीं दिखा अंग्रेजी सरकार पे, अंग्रेजी सरकार ढीठ की ढीठ ही रही। उन्होंने बेवकूफ बनाया किसका? मॉडरेट्स का भी। क्योंकि मैंने बोला ना, मीठी गोली खिलाई मॉडरेट्स को कि आपको जो है वो हमें खास जो है वो शक्तियां देंगे, हम मॉर्ले और मिंटो जो है वो रिफॉर्म्स लाने वाले हैं और हम आपकी बात सुनेंगे। वही चीज उन्होंने मुस्लिम्स को भी बोली हुई थी कि हम ईस्ट बंगाल बनाएंगे, आपको जो है वो स्पेशल पावर्स देंगे और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हम मुस्लिम्स के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मुस्लिम्स को अपने साइड लिया, मॉडरेट्स को अपने साइड लेने की बात कही, लेकिन उनको उनके साथ धोखेधड़ी करी किसने? अंग्रेजों ने। और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो मॉडरेट से अलग हो गए थे और कांग्रेस को जो बटा हुआ घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, सूरत में स्प्लिट हो गया कांग्रेस का, ये अंग्रेजों द्वारा बड़े लेवल पर फैलाई गई बात है। यहां पर हुआ क्या कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन नेताओं को, फिर मैंने आपको बताया ना, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई फिर 1908 में। उसके अलावा लाला लाजपत राय को भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया उन्हें, ठीक है। अरविंदो घोष को जो है वो उन्होंने संन्यास ले लिया, पौंडीचेरी चले गए वो। तो दैट मीन्स जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे उनके ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर डाला और उनको जो है वो तितर बितर कर दिया। अब जितने भी एक्सट्रीमिस्ट जो फॉलोअर्स थे, नेताओं के जो फॉलोअर्स थे, वो लीडरलेस हो गए। और जब कोई मूवमेंट लीडरलेस होता है तो उसको सप्रेस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती उसके पास। तो जब डायरेक्शन नहीं होती तो एनार्की फैल जाती है। तो ऐसे मूवमेंट को सप्रेस करना बहुत आसान था। ये जो यंग लोग थे जिनके अंदर बहुत सारी भावनाएं थी, बहुत पेट्रियोटिज्म फैल गया था और धीरे धीरे अग्रेसिव भी थे, उन लोगों ने जो बॉम्ब की पॉलिसी है उसको, यानी कि वायलेंस की पॉलिसी को अपनाया और वायलेंस को बहुत तगड़े वायलेंस से अंग्रेजों ने दबाया भी। तो स्वदेशी मूवमेंट वायलेंट हो गया अंत में जाकर, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो एक पॉइंट यह है कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो फेलियर है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि स्वदेशी कैसे फेलियर नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम, द मूवमेंट फेड्स आउट। सबसे पहले समझते हैं कि मूवमेंट फेड आउट कैसे हुआ। सो बाय 1908 द ओपन फेज ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज ऑलमोस्ट ओवर। दिस वाज ड्यू टू मेनी रीजंस। कारण देखते हैं क्या क्या है। 1908 तक सारा जो है मूवमेंट खत्म हो गया था। क्यों? देयर वाज सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने मार पीट के लोगों को जेलों में भरा और उस मारपीट से लोग जो है वो डर गए, पहली बात तो। दूसरा पॉइंट, द मूवमेंट फेल्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और अ पार्टी स्ट्रक्चर। कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, अंग्रेज यही तो चाहते थे। मुस्लिम्स की लीग अलग बन गई, कांग्रेस में आ गया स्प्लिट, तो एक यूनिफाइड फ्रंट जो है, यूनिफाइड पार्टी जो है वो नहीं बन पाई, राइट। इट थ्रू अप एन एंटायर गैमेट ऑफ टेक्निक्स दैट लेटर केम टू बी एसोसिएटेड विद गांधीयन पॉलिटिक्स।
नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, फिलिंग ऑफ ब्रिटिश जेल, social reforms and constructive work but failed to give these techniques a disciplined focus. यही सब टेक्निक्स मास एजिटेशन की गांधी जी ने इस्तेमाल करी, लेकिन उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर किया था उन्होंने. स्वदेशी मूवमेंट वाज नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड, इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लंबे समय तक नहीं चला. वैसे मैंने आपको समझाया है कोई भी मूवमेंट लंबे समय तक नहीं चल पाता है, लेकिन एक फाइन लाइन होती है, वो प्रेशर का गेम होता है, सारा पावर प्ले होता है ये, राइट. जो एजिटेशन है वो एजिटेशन करने वालों का भी एक पावर प्ले होता है और सप्रेस करने वाले का भी एक पावर प्ले होता है, ठीक है. तो दोनों की तरफ से हमें एक फाइन लाइन, एक बीच में जो है वो कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जाती है जहां पर दोनों को मैक्सिमम फायदा हो, ठीक है. वही हमें ट्रीटीज देखने को मिलती है. खैर, लेकिन उन पे हम आगे आएंगे. यहां पर देखिएगा, द मूवमेंट वॉज रेंडर्ड लीडरलेस विद मोस्ट ऑफ द लीडर्स ईदर अरेस्टेड और डिपोर्टेड बाय 1908 एंड विद अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल रिटायर कर गए, दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स से. अरेस्ट कर लिया गया बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया लंदन. एक साल बाद वो वापिस आए, लेकिन फिर से उनको यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा. इंटरनल squabbles among leaders magnified by सूरत split did much harm to the movement. सूरत स्प्लिट में नेता आपस में बहुत बुरी तरह लड़े और कांग्रेस टूटी गई थी ऑलमोस्ट. The movement aroused the people but did not know how to tap the newly released energy on how to find new forms to give expression to popular resentment. तो लोग जागृत तो हुए थे, लेकिन उस जागृति का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये नहीं पता था. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द मूवमेंट लार्जली रिमेन्ड कन्फाइंड टू द अपर एंड मिडिल क्लासेस. एक ये बहुत बड़ी समस्या है, भारत की लोअर क्लास जुड़ी तो सही लेकिन बड़ी संख्या में नहीं जुड़ी. जमींदार एंड फेल टू रीच मासेस, स्पेशली पीजेंट्री एंड स्पेशली मुस्लिम पीजेंट्री. नॉन कोऑपरेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस रिमेन्ड मियर आइडियाज. नॉन कोऑपरेशन और पैसिव रेजिस्टेंस, राइट, जेल भरो, उसके अलावा नो टैक्स, ये सारी चीजें जो है वो आइडियाज बन के रह गई, बड़े लेवल पर फॉलो नहीं की गई. इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन अ मास बेस्ड मूवमेंट एट हाई पिच फॉर टू लॉन्ग. मैंने आपको बताया ना, बड़ी मूवमेंट लंबे समय तक नहीं चल सकती, ठीक है, नहीं चलती है, नहीं चलनी भी चाहिए, फ्लॉप हो जाती है, अदरवाइज उसके उल्टे असर पड़ते हैं, वायलेंट हो गई तो और प्रॉब्लम हो जाती है. अब देखते हैं कि सिल्वर लाइनिंग क्या है, ठीक है. पहला पॉइंट देखिएगा, मूवमेंट अ टर्निंग पॉइंट क्यों कहेंगे हम. पहला पॉइंट देखिएगा, इट प्रूव्ड टू बी अ लीप फॉरवर्ड इन मोर वेज देन वन. इट हेल्प टू अनटच्ड सेक्शंस जैसे कि स्टूडेंट्स, वुमेन, वर्कर, सम सेक्शंस ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया. जो भारत की जो पीजेंट्री तो बड़े लेवल पर नहीं जुड़ी, लेकिन स्टूडेंट्स, वुमेन, लेबर, इन लोगों ने जो है वो पहली बार पार्टिसिपेशन किया और पहली बार मास एजिटेशन का स्वाद चखा. नेक्स्ट चीज, ऑल मेजर ट्रेंड्स ऑफ नेशनल मूवमेंट्स. ध्यान रखिएगा, मेजर ट्रेंड्स क्या क्या है नेशनल मूवमेंट के, वो कहां से शुरू हुए, स्वदेशी से शुरू हुए. कौन कौन से थे? फ्रॉम कंजर्वेटिव मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, फ्रॉम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टू इंसिपिएंट सोशलिज्म, फ्रॉम पिटिशंस एंड प्रेयर्स टू पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन कोऑपरेशन एमर्ज्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. क्या क्या है ये एक्सप्लेन करता हूं. कंजर्वेटिव मॉडरेशन जो है वो क्या था, वो पिटीशन करेंगे, प्रे करेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, पैम्फलेट छापेंगे. वहां से पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, धरना देंगे, ठीक है, जेल भरेंगे. उसके अलावा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अगर कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी, बड़े लेवल पर लोगों को जो है वो जागृत किया जाएगा, ठीक है. अगर पुलिस लाठी मार रही है तो खा लेंगे, जेल भर देंगे हम, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो बाद में देखने को मिली हमें, सोशलिज्म जो आया, इसका शुरुआती रूप हमें यहां पर देखने को मिला है. कहां पर? स्वदेशी मूवमेंट में. नेक्स्ट चीज देखिएगा, द रिचनेस ऑफ द मूवमेंट वाज नॉट कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल स्फीयर बट एनकम्पास्ड आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड इंडस्ट्री ऑल्सो. सो दैट मीन्स पॉलिटिकल से लेकर, मैंने आपको बताया ना, आर्ट में क्या क्या चेंजेस हुए, साइंस के फील्ड में चेंज हुए, इंडस्ट्री के फील्ड में चेंज हुआ. तो केवल पॉलिटिकल नहीं था नेचर इस मूवमेंट का. नेक्स्ट चीज, people were aroused from slumber and now they learned to take bold political positions and participate in new forms of political work. That means पहले लोग जो ये मानते थे कि अंग्रेजी अजय हैं, लोगों को समझ आएगी हमारी तरह ही इंसान है, इनको भी अगर चोट लगेगी तो खून निकलेगा.
लोगों को ये बात समझ आई और लोगों ने अब मास एजिटेशन की तरफ जो है वो रुख अपनाना शुरू किया। जो पहले डरते थे लोग, पहले महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती थी, अब मिडिल क्लास की महिलाएं खुले तौर पर घर से बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द स्वदेशी कैंपेन अंडरमाइंड द हेजीमनी ऑफ कॉलोनियल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको बताया ना, अंग्रेज जो बोल रहे हैं कि हम अजय हैं, उस चीज को जो है वो खारिज किया इन्होंने। लास्ट पॉइंट, द फ्यूचर स्ट्रगल वाज टू ड्रॉ हेवीली फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन। अब ये जो मास एजिटेशन है, गोखले साहब ने पार्टिसिपेट किया, गांधी जी के पॉलिटिकल जो है वो गुरु रहे। तिलक साहब के साथ, लाला लाजपत राय के साथ गांधी जी के जो है वो काफी अच्छे जो है वो रिलेशन थे और इनसे काफी कुछ जो है वो गांधी जी ने सीखा। और आगे आने वाली बहुत सारी पार्टीज के लिए ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो एक बेंचमार्क बना कि अच्छा ऐसी चीजें की जा सकती हैं, यहां पर जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दोहराना नहीं है, राइट। दैट मीन्स अंग्रेजों ने जो मॉडरेट्स को अपने साथ लिया, मुस्लिम लीग को अपने साथ लिया, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को अलग किया, ये जो अंग्रेजों ने गेम खेली है, इस गेम में फंसना नहीं है अंग्रेजों की। यही चीज अंग्रेजों ने, यही सेम चीज 1931 में करने की कोशिश करी, यही सेम चीज नेहरू के साथ करने की कोशिश करी। नेहरू और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जो सोशलिस्ट हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं उनके बीच में जो है वो भंग डालने की कोशिश की गई। तो अंग्रेजों के इन टैक्टिक्स से अवेयर हो गए आगे आने वाले जितने भी मूवमेंट्स में नेता हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो भी सारे मैंने पॉइंट बताए हैं उनको एनालिस्ट कर दिया यहां पे, और कुछ नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, मॉडरेट्स का सोशल बेस क्या है उनका। तो कौन, सोसाइटी के किन लोग से जुड़कर बने हैं मॉडरेट्स, तो जमींदार और अपर मिडिल क्लास, जो शहरी अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो हैं मॉडरेट्स के लीडर्स। उसकी साइड, दूसरी साइड एक्सट्रीमिस्ट में कौन है, एजुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति, ठीक है। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशंस मॉडरेट्स की कहां से है, वेस्टर्न लिबरल थॉट एंड यूरोपियन हिस्ट्री। और एक्सट्रीमिस्ट की कौन से है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज एंड हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स, ठीक है। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन इंग्लैंड्स प्रोविडेंशियल मिशन इन इंडिया एंड एक्सट्रीमिस्ट रिजेक्टेड प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी। प्रोविडेंशियल मिशन क्या है, मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेज जो हैं वो भारत को सिविलाइज कर रहे हैं, भारत में टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, भारत में अच्छा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लेके आएंगे, भारत में अच्छा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लेके आएंगे। मॉडरेट्स ये मानते थे, दिस इज द प्रोविडेंशियल थ्योरी, ठीक है। और इस प्रोविडेंशियल थ्योरी को साफ साफ रिजेक्ट किया एक्सट्रीमिस्ट ने, बिकॉज दे न्यू द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक है इसको मैं कल लेकर आऊंगा, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट, नॉट स्वदेशी, लेकिन जब मैं एक्सट्रीमिज्म आपको समझाऊंगा या बाल गंगाधर तिलक किन किन वजहों से जो है वो डेराइव हुए, उनकी ये सब जो भावनाएं वो कैसे डेवलप हुई, तो मैं कल समझाऊंगा उन सारे टॉपिक्स को, राइट। आज केवल हमने स्वदेशी समझा। आज का और कल का टॉपिक जब जुड़ जाएगा ना, तब आपका ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट। और फिर उसके बाद जब मैं क्या कराऊंगा, मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जुड़ जाएगा आपका। फिर उसके अलावा 1885 से 1909 तक मॉडरेट्स की जो, और कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1909 तक जो मॉडरेट्स हैं उनका क्या रवैया रहा है, उसको आप जोड़ लेंगे जब, ठीक है। और उसके साथ ही आप 1892 का काउंसिल्स एक्ट, 1909 का काउंसिल्स एक्ट जोड़ लेंगे, कर्जन वाला जो लेक्चर आएगा, ये सारे जब लेक्चर्स आपस में जुड़ जाएंगे ना, तब जाके आपकी एक थोरो सेंस क्रिएट होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही किसी सेशन में आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1892 से 1909 की सारी चीजें एक ही सेशन में जान जाएं। अगर आप इस तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली पढ़ा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। मानिए मेरी बात, मैंने कोशिश करी थी, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने ये पैटर्न तैयार किया है। जुड़े रहिए इस पैटर्न के साथ, आपको बहुत जो है वो फलदायक रहेगा ये। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है द मॉडरेट्स के लिए, चौथा पॉइंट देखिए, बिलीव्ड पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन टू बी इन इंडिया सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट। अंग्रेजों के साथ जुड़े रहेंगे तो भारत की सोसाइटी, भारत के कल्चर, भारत के लिए, भारतीयों के लिए जो है फायदेमंद रहेगा। दूसरी साइड एक्सट्रीमिस्ट मानते थे, बिलीव दैट पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन वुड परपेचुएट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के साथ जितना तुम जुड़े रहोगे उतना अंग्रेज तुम्हें एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। अंग्रेजों के साथ जुड़े रहना समझदारी नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस थी ये। उसके बाद मॉडरेट्स दे प्रोफेस लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन। अब गोखले साहब भी, दादा भाई नौरोजी भी जो है वो ये कहते थे कि हम ब्रिटिशर्स के लॉयल हैं,
हम आपके लॉयल है सर। वो बोलते थे कि आप अंग्रेजी सरकार बनाओ भारत में, ठीक है, आप शासन करो लेकिन अच्छा शासन करो, ठीक है, हम आपके लॉयल हैं। लेकिन वहीं एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे कि अंग्रेजों तुम बाहर निकलो, ये हमारा देश है, हम यहां पर चलाएंगे शासन, ठीक है। सो बिलीव दैट, एक्सट्रीमिस्ट में 5वां पॉइंट देखिएगा, बिलीव दैट द ब्रिटिश क्राउन वाज अनवर्दी ऑफ क्लेमिंग इंडियन लॉयल्टी। नेक्स्ट देखिए 6वां पॉइंट मॉडरेट्स का, बिलीव दैट मूवमेंट शुड बी लिमिटेड टू मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, मासेस नॉट येट रेडी फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल वर्क। समझाया मैंने क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, राइट। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट का पॉइंट देखिए, इसके काउंटर में क्या है, हैड इमेंस फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मासेस टू पार्टिसिपेट एंड मेक सेक्रीफाइस, राइट। जो मॉडरेट थे वो कह रहे थे कि जो पीजेंट्री है, जो लोअर क्लास है, वो लोग वायलेंट हो जाएंगे बहुत जल्दी और अंग्रेज जो है वो वायलेंस को दबा देंगे। हमने जो जमाई है गेम, हमारी गेम बिगड़ जाएगी इस चक्कर में, अपना गेम बचाने के चक्कर में थे मॉडरेट्स, राइट। तो इस बात को इस तरह पुट करना गलत है। वो हमारे सीनियर नेता थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भावना उनके अंदर थी कि हमने जो इतनी मुश्किल से, अब क्योंकि वो भी पेट्रियोटिक, ऐसा नहीं है कि भारतीयों के लिए भला मॉडरेट्स नेता नहीं चाहते, उन्होंने भी अपना सेक्रीफाइस दिया है, उन्होंने भी अपने जीवन के कई साल इसी काम के लिए लगाए हैं कि भारतीयों की भलाई हो जाए। तरीका अलग अलग है, तरीका अलग होना, लेकिन भावना सेम है, भावना उनकी सेम है, भारतीयों की भलाई ही चाहते थे। पेट्रियोटिक तो कहीं ना कहीं वो भी थे, राइट। तरीका उनका अलग था, अपना पेट्रियोटिज्म का उनका तरीका अलग था। और हो सकता है कि कुछ एक उनमें से ऐसे, सभी की बात नहीं कर सकते ना, कुछ एक नेता ऐसे भी होंगे जिनके पॉलिटिकल एस्पायरेशंस भी होंगे, जो पॉलिटिकल शक्ति भी चाहते होंगे, जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर जो है वो बिजनेस को एस्टेब्लिश भी करना चाहते होंगे। ऐसे भी बहुत नेता मिलेंगे हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुख्य नेता हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो बिता दिया इसी काम में, मॉडरेट नेताओं को, उनको हम ऐसा कहें कि वो लोग जो है वो मतलब पेट्रियोटिज्म नहीं था उनके अंदर, ऐसा कहना उनके लिए गाली रहेगी, राइट। लेकिन उनके तरीके जो है वो आउटडेट हो गए थे। बात एक्चुअली ये है, वो ये बात मानने में असक्षम रहे कि उनके तरीके आउटडेट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सातवां पॉइंट मॉडरेट्स में, डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड शेयर फॉर इंडियंस इन सर्विसेज। दूसरी साइड डिमांडेड स्वराज एज पेनिशिया फॉर इंडियन इल्स। दैट मीन्स भारत में स्वराज ही होना चाहिए, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ने कहा। और उन्होंने कहा कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भारतीयों का साथ होना चाहिए, ऐसा कहा मॉडरेट्स ने। आप शासन कर लो, राज आपका, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाते हैं। दूसरी साइड एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला कि पूरा का पूरा स्वराज हमारा ही होना चाहिए। नेक्स्ट चीज देखिएगा, मॉडरेट्स में insisted on the use of constitutional methods only, और दूसरी साइड did not hesitate to use extra constitutional methods like boycott and passive resistance to achieve their objective. 9th point देखिएगा मॉडरेट्स में, they were patriots and did not play the role of comprador class, और दूसरी साइड they were patriots who made sacrifices for the sake of country. मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों पैट्रियट हैं। मॉडरेट्स पे इल्जाम ये लगाया है कि वो लोग जो है वो अंग्रेजों के प्लॉय थे, अंग्रेजों के प्यादे थे। ऐसा नहीं है, सभी नहीं थे, हो सकता है कि कुछ हों, लेकिन सभी नहीं थे। जो मेजर नेता थे उनका पेट्रियोटिक भावना थी, उन्होंने अपना जीवन बिताया है इसी काम में, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने तो सेक्रीफाइस किया, वो लोग जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाई हैं, मौत भी हुई है उनकी, तो उन्होंने तो अपना जीवन पूरा लगाया। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड के नेताओं ने पूरा जीवन अपना झोंका इसी काम में। हो सकता है कि अलग अलग पॉलिटिकल एस्पायरेशंस रहे हो सबके। सो आज का सेशन हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की जो ये बहस है ये अगले सेशन में कंटिन्यूड रहेगी। अगर आपने सेशन आज का यहां तक देख लिया है तो आप नेक्स्ट सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से आगे कंटिन्यू होगा वो, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने क्या समझा, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, क्यों शुरू हुआ, क्या क्या घटना घटी और किस किस ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया उसमें, ठीक है। और हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट करने की कोशिश करी, और आगे जो सप्लीमेंट्री सेशंस हैं उनमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। सूरत स्प्लिट में कल कराऊंगा आपको अगले सेशन में, राइट। सो आज के लिए केवल इतना ही। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो ऑब्वियसली आपको देखने हैं वो सेशंस, कोई दो राहें नहीं है इस बात में, वो सेशंस आपको देखने ही पड़ेंगे, तभी आपकी एक थॉरो तैयारी हो पाएगी। जुड़े रहिए। उसके अलावा अगर आप सीएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, लिंक पर टैप कीजिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, देखिए प्रोग्राम में आपको क्या क्या अवेलेबल है। पूरा का पूरा कोर्स है, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी सीएससी से जुड़ी हुई। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो आज के सेशन को यहां मैं खत्म करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।